एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 7 जेम्स क्लियर द्वारा आत्मनियंत्रण का रहस्य। 1971 में जब वियतनाम युद्ध अपने 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था, कनेक्टिकट से कांग्रेस के सदस्य रॉबर्ट स्टील और इलिनॉइस से मॉर्गन मफी ने एक ऐसी खोज की जिसने अमेरिकी जनता को चौंका दिया। सैनिकों से मिलने के दौरान उन्हें पता चला कि वहां तैनात 15% से अधिक अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी थे। अनुवर्ती शोध से पता चला कि वियतनाम में 35% सेवा सदस्यों ने हेरोइन का सेवन किया था और 20% तक इसके आदी थे। समस्या उससे भी बदतर थी जितनी उन्होंने शुरू में सोची थी। इस खोज के कारण वाशिंगटन में गतिविधियों में तेजी आई, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए विशेष कार्रवाई कार्यालय का निर्माण शामिल था, ताकि रोकथाम और पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके और नशे की लत में फंसे सेवा सदस्यों को घर लौटने पर ट्रैक किया जा सके। ली रॉबिन्स प्रभारी शोधकर्ताओं में से एक थे। नशे की लत के बारे में स्वीकृत मान्यताओं को पूरी तरह से पलट देने वाले निष्कर्ष में रॉबिन्स ने पाया कि जब हेरोइन का सेवन करने वाले सैनिक घर लौटे तो उनमें से केवल 5% ही 1 साल के भीतर फिर से नशे की लत में पड़ गए और केवल 12% 3 साल के भीतर फिर से नशे की लत में पड़ गए। दूसरे शब्दों में, वियतनाम में हेरोइन का सेवन करने वाले 10 में से लगभग 9 सैनिकों ने लगभग रातों रात अपनी लत को खत्म कर दिया। यह निष्कर्ष उस समय प्रचलित दृष्टिकोण का खंडन करता है, जो हेरोइन की लत को एक स्थायी और अपरिवर्तनीय स्थिति मानता था। इसके बजाय रॉबिन्स ने खुलासा किया कि अगर पर्यावरण में कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है तो लत अपने आप खत्म हो सकती है। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन हेरोइन के सेवन को प्रेरित करने वाले संकेतों से घिरे रहते थे। यह आसानी से उपलब्ध था। वे युद्ध के निरंतर तनाव से घिरे रहते थे। वे साथ ही सैनिकों के साथ दोस्ती बनाते थे जो हेरोइन के उपयोगकर्ता थे, और वे घर से हजारों मील दूर थे। हालांकि एक बार जब कोई सैनिक संयुक्त राज्य अमेरिका लौटता था तो वो खुद को ऐसे वातावरण में पाता था जहां ये ट्रिगर नहीं होते थे। जब संदर्भ बदल जाता था तो आदत भी बदल जाती थी। इस स्थिति की तुलना एक सामान्य ड्रग उपयोगकर्ता से करें। कोई व्यक्ति घर पर या दोस्तों के साथ नशे का आदी हो जाता है, नशा छुड़ाने के लिए क्लिनिक जाता है जो उन सभी पर्यावरणीय उत्तेजनाओं से रहित होता है जो उसकी आदत को बढ़ावा देते हैं, फिर अपने पुराने पड़ोस में अपने सभी पिछले संकेतों के साथ लौटता है जिसके कारण उसे पहली बार नशे की लत लगी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आमतौर पर आप वियतनाम अध्ययन में दिए गए आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत संख्याएं देखते हैं। आमतौर पर हेरोइन उपयोगकर्ताओं में से 90% पुनर्वास से घर लौटने के बाद फिर से नशे की लत में पड़ जाते हैं। वियतनाम में किए गए अध्ययन बुरी आदतों के बारे में हमारी कई सांस्कृतिक मान्यताओं के विपरीत थे, क्योंकि इसने अस्वस्थ व्यवहार को नैतिक कमजोरी मानने की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी थी। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप धूम्रपान करते हैं या नशे की लत में हैं, तो आपको पूरी जिंदगी यही बताया जाता रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में आत्मनियंत्रण की कमी है, शायद ये भी कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं। यह विचार कि थोड़ा सा अनुशासन हमारी सभी समस्याओं को हल कर देगा, हमारी संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। हालांकि हाल ही में किए गए शोध कुछ अलग दिखाते हैं। जब वैज्ञानिक ऐसे लोगों का विश्लेषण करते हैं जिनमें जबरदस्त आत्मनियंत्रण दिखाई देता है, तो पता चलता है कि वे लोग उन लोगों से बिल्कुल अलग नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। इसके बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन को इस तरह से संरचित करने में बेहतर होते हैं जिसमें वीरतापूर्ण इच्छाशक्ति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वे आकर्षक स्थितियों में कम समय बिताते हैं। सबसे अच्छे आत्मनियंत्रण वाले लोग आमतौर पर वे होते हैं जिन्हें इसका कम से कम उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जब आपको इसे अक्सर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है तो आत्मसंयम का अभ्यास करना आसान होता है। तो हाँ, दृढ़ता, धैर्य और इच्छाशक्ति सफलता के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन गुणों को बेहतर बनाने का तरीका यह नहीं है कि आप एक अधिक अनुशासित व्यक्ति बनना चाहते हैं, बल्कि एक अधिक अनुशासित वातावरण बनाना है। यह विरोधाभासी विचार तब और भी अधिक समझ में आता है जब आप समझते हैं कि मस्तिष्क में आदत बनने पर क्या होता है। मन में जो आदत डाली गई है वो प्रासंगिक स्थिति आने पर इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है। जब ऑस्टिन, टेक्सास की एक चिकित्सक पैटी ओलवेल ने धूम्रपान करना शुरू किया तो वो अक्सर एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते समय धूम्रपान करती थी। आखिरकार उसने धूम्रपान छोड़ दिया और कई सालों तक इससे दूर रही। उसने घुड़सवारी भी बंद कर दी थी। दशकों बाद वो फिर से घोड़े पर चढ़ी और पाया कि उसे पहली बार सिगरेट की तलब लग रही थी।
संकेत अभी भी आंतरिक थे, वो लंबे समय से उनसे परिचित नहीं थी। एक बार आदत डाल लेने के बाद जब भी पर्यावरण के संकेत फिर से प्रकट होते हैं तो कार्रवाई करने की इच्छा होती है। यही एक कारण है कि व्यवहार परिवर्तन तकनीकें उल्टी पड़ सकती हैं। वजन घटाने की प्रस्तुतियों के साथ मोटे लोगों को शर्मिंदा करना उन्हें तनावग्रस्त महसूस करा सकता है और परिणामस्वरूप कई लोग अपनी पसंदीदा मुकाबला रणनीति पर वापस लौट आते हैं। ज्यादा खाना। धूम्रपान करने वालों को काले हो चुके फेफड़ों की तस्वीरें दिखाने से चिंता का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कई लोग सिगरेट पीने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि आप संकेतों के प्रति सावधान नहीं हैं, तो आप वही व्यवहार कर सकते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। बुरी आदतें स्वतः उत्प्रेरक होती हैं, ये प्रक्रिया खुद को पोषित करती है। वे उन भावनाओं को बढ़ावा देती हैं जिन्हें वे सुन्न करने की कोशिश करती हैं। आपको बुरा लगता है, इसलिए आप जंक फूड खाते हैं। क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है। टेलीविज़न देखने से आपको सुस्ती महसूस होती है, इसलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं क्योंकि आपके पास कुछ और करने की ऊर्जा नहीं होती। अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने से आपको बेचैनी महसूस होती है, जिसके कारण आप अपनी बेचैनी को कम करने के लिए धूम्रपान करते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है और जल्द ही आप ज़्यादा बेचैन महसूस करने लगते हैं। यह एक नीचे की ओर जाने वाला चक्र है, बुरी आदतों की एक बेकाबू श्रृंखला। शोधकर्ता इस घटना को संकेत प्रेरित इच्छा कहते हैं। एक बाहरी ट्रिगर एक बुरी आदत को दोहराने की बाध्यकारी लालसा पैदा करता है। एक बार जब आप किसी चीज को नोटिस करते हैं तो आप उसे चाहने लगते हैं। ये प्रक्रिया हर समय हो रही है, अक्सर हमें इसका एहसास हुए बिना। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नशेड़ी को सिर्फ 33 मिलीसेकंड के लिए कोकेन की तस्वीर दिखाने से मस्तिष्क में इनाम का मार्ग उत्तेजित होता है और इच्छा जागृत होती है। ये गति मस्तिष्क के लिए सचेत रूप से रजिस्टर करने के लिए बहुत तेज है। नशेड़ी आपको ये भी नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन वे सभी समान रूप से दवा के लिए तरसते थे। शोधकर्ता इस घटना को संकेत प्रेरित इच्छा कहते हैं। एक बाहरी ट्रिगर एक बुरी आदत को दोहराने की बाध्यकारी लालसा पैदा करता है। एक बार जब आप किसी चीज को नोटिस करते हैं तो आप उसे चाहने लगते हैं। ये प्रक्रिया हर समय हो रही है, अक्सर हमें इसका एहसास हुए बिना। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नशेड़ी को कोकेन की तस्वीर सिर्फ 33 मिलीसेकंड के लिए दिखाने से मस्तिष्क में इनाम का मार्ग उत्तेजित हो जाता है और इच्छा जागृत होती है। ये गति मस्तिष्क के लिए सचेत रूप से रजिस्टर करने के लिए बहुत तेज है। नशेड़ी आपको ये भी नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन वे फिर भी दवा के लिए तरसते थे। यहाँ मुख्य बात यह है, आप आदत को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसे भूल नहीं सकते। एक बार आदत के मानसिक खांचे आपके मस्तिष्क में उकेर दिए जाते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से हटाना लगभग असंभव होता है, भले ही वे काफी समय तक अप्रयुक्त रहें। और इसका मतलब है कि केवल प्रलोभन का विरोध करना एक अप्रभावी रणनीति है। रुकावटों से भरे जीवन में ज़ेन रवैया बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। अल्पावधि में आप प्रलोभन पर काबू पाने का विकल्प चुन सकते हैं। दीर्घावधि में हम उस वातावरण का उत्पाद बन जाते हैं जिसमें हम रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मैंने कभी किसी को नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों पर टिके हुए नहीं देखा। बुरी आदतों को जड़ से खत्म करना एक ज्यादा विश्वसनीय तरीका है। बुरी आदत को खत्म करने का सबसे व्यावहारिक तरीका यह है कि उस संकेत के संपर्क में आने से बचें जो उसे जन्म देता है। अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो अपने फोन को कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ दें। अगर आपको लगातार ऐसा लग रहा है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करना बंद कर दें जो ईर्ष्या और जलन को बढ़ावा देते हैं। अगर आप टीवी देखने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं तो टीवी को बेडरूम से बाहर ले जाएं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो लेटेस्ट टेक गियर की समीक्षाएं पढ़ना बंद कर दें। अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कंसोल को अनप्लग करें और हर बार इस्तेमाल के बाद उसे अलमारी में रख दें। यह अभ्यास व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का उल्टा है। इसे स्पष्ट करने के बजाय आप इसे अदृश्य बना सकते हैं। मैं अक्सर आश्चर्यचकित होता हूं कि इस तरह के सरल परिवर्तन कितने प्रभावी हो सकते हैं। एक भी संकेत हटा दें और पूरी आदत अक्सर गायब हो जाती है। आत्मनियंत्रण एक अल्पकालिक रणनीति है, दीर्घकालिक नहीं। आप 1 या 2 बार प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यह असंभव है कि आप हर बार अपनी इच्छाओं को खत्म करने के लिए इच्छाशक्ति जुटा सकें।
जब भी आप सही काम करना चाहते हैं तो इच्छाशक्ति की एक नई खुराक को बुलाने के बजाय आपकी ऊर्जा आपके पर्यावरण को अनुकूलित करने में बेहतर खर्च होगी। यह आत्मनियंत्रण का रहस्य है। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट और अपनी बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य बनाएं। अध्याय सारांश। व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का उल्टा अर्थ है इसे अदृश्य बनाना। एक बार आदत बन जाने के बाद इसे भूल पाना संभव नहीं है। उच्च आत्मनियंत्रण वाले लोग आकर्षक स्थितियों में कम समय बिताते हैं। प्रलोभन का विरोध करने की तुलना में इससे बचना आसान है। बुरी आदत को खत्म करने के सबसे व्यावहारिक तरीकों में से एक है उस संकेत के संपर्क में आना कम करना जो इसे पैदा करता है। आत्मनियंत्रण एक अल्पकालिक रणनीति है, दीर्घकालिक नहीं। अच्छी आदत कैसे बनाएं? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। 1. आदतों का स्कोरकार्ड भरें। अपनी मौजूदा आदतों को लिखें ताकि आप उनके बारे में जान सकें। 2. कार्यान्वयन के इरादे का उपयोग करें। मैं समय पर स्थान में व्यवहार करूंगा। 3. आदत स्टैकिंग का उपयोग करें। मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। अच्छी आदत कैसे बनाएं? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। 1. आदतों का स्कोरकार्ड भरें। अपनी मौजूदा आदतों को लिखें ताकि आप उनके बारे में जान सकें। 2. कार्यान्वयन के इरादे का उपयोग करें। मैं समय पर स्थान में व्यवहार करूंगा। 3. आदत स्टैकिंग का उपयोग करें। मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। किसी आदत को अनूठा कैसे बनाएं? 1940 के दशक में निको टिनबर्गेन नामक एक डच वैज्ञानिक ने कई प्रयोग किए जिन्होंने इस बात की हमारी समझ को बदल दिया कि हमें क्या प्रेरित करता है। टिनबर्गेन, जिन्होंने अंततः अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, उत्तरी अमेरिका के समुद्र तटों पर अक्सर उड़ते हुए देखे जाने वाले भूरे और सफ़ेद पक्षियों हेरिंगल्स की जांच कर रहे थे। वयस्क हेरिंगल्स की चोंच पर एक छोटा लाल बिंदु होता है और टिनबर्गेन ने देखा कि जब भी नवजात चूजे भोजन चाहते हैं तो वे इस स्थान पर चोंच मारते हैं। एक प्रयोग शुरू करने के लिए उन्होंने नकली कार्डबोर्ड चोंच का एक संग्रह बनाया जिसमें केवल एक सिर था, शरीर नहीं। जब माता पिता उड़ गए तो वो घोंसले के पास गया और चूजों को ये नकली चोंचें दी। चोंच स्पष्ट रूप से नकली थी और उसने मान लिया कि बच्चे पक्षी उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर देंगे। हालांकि जब छोटे गर्ल्स ने कार्डबोर्ड चोंच पर लाल धब्बा देखा तो उन्होंने ऐसे चोंच मारी जैसे कि यह उनकी अपनी माँ की चोंच से जुड़ा हो। उन्हें उन लाल धब्बों के लिए स्पष्ट पसंद थी मानो वे जन्म के समय आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम किए गए हों। जल्द ही टिनबर्गेन ने पाया कि लाल धब्बा जितना बड़ा होगा, चूजे उतनी ही तेजी से चोंच मारेंगे। आखिरकार उन्होंने एक चोंच बनाई जिस पर 3 बड़े लाल बिंदु थे। जब उन्होंने इसे घोंसले के ऊपर रखा तो बच्चे पक्षी खुशी से पागल हो गए। उन्होंने छोटे लाल धब्बों पर चोंच मारी जैसे कि यह उनकी अब तक देखी गई सबसे बड़ी चोंच थी। टिनबर्गेन और उनके सहयोगियों ने अन्य जानवरों में भी इसी तरह का व्यवहार पाया। उदाहरण के लिए, ग्रेलेग गूज एक जमीन पर घोंसला बनाने वाला पक्षी है। कभी-कभी जब माँ घोंसले पर इधर उधर घूमती है तो अंडों में से एक लुढ़क कर पास की घास पर बैठ जाता है। जब भी ऐसा होता है तो हंस अंडे के पास जाता है और अपनी चोंच और गर्दन का उपयोग करके उसे वापस घोंसले में खींच लेता है। टिनबर्गेन ने पाया कि हंस किसी भी गोल वस्तु जैसे बिलियर्ड बॉल या लाइट बल्ब को वापस घोंसले में खींच लेता है। वस्तु जितनी बड़ी होती है, उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही बेहतर होती है। एक हंस ने वॉलीबॉल को वापस लुढ़काने और उसके ऊपर बैठने के लिए भी बहुत प्रयास किया। जैसे छोटे गर्ल्स लाल बिंदुओं पर स्वचालित रूप से चोंच मारते हैं, ग्रेलेग हंस एक सहज नियम का पालन कर रहा था। जब मैं पास में कोई गोल वस्तु देखता हूं तो मुझे उसे वापस घोंसले में लुढ़काना चाहिए। गोल वस्तु जितनी बड़ी होगी, मुझे उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। यह ऐसा है जैसे प्रत्येक जानवर के मस्तिष्क में व्यवहार के लिए कुछ नियम पहले से ही लोड होते हैं और जब वह उस नियम के अतिरंजित संस्करण से मिलता है तो वो क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठता है। वैज्ञानिक इन अतिरंजित संकेतों को सुपरनॉर्मल उत्तेजना कहते हैं। एक असाधारण उत्तेजना वास्तविकता का एक बढ़ा हुआ संस्करण है, जैसे 3 लाल बिंदुओं वाली चोंच या वॉलीबॉल के आकार का अंडा, और यह सामान्य से अधिक मजबूत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। मनुष्य वास्तविकता के अतिरंजित संस्करणों के लिए भी प्रवृत्त होते हैं। उदाहरण के लिए,
जंक फूड हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को उन्माद में डाल देता है। जंगल में शिकार करने और भोजन की तलाश में सैकड़ों हजार साल बिताने के बाद मानव मस्तिष्क नमक, चीनी और वसा को उच्च मूल्य देने के लिए विकसित हुआ है। ऐसे खाद्य पदार्थ अक्सर कैलोरी घने होते हैं और जब हमारे प्राचीन पूर्वज सवाना में घूम रहे थे तब ये काफी दुर्लभ थे। जब आपको नहीं पता कि आपका अगला भोजन कहाँ से आएगा, तो जितना संभव हो उतना खाना जीवित रहने के लिए एक उत्कृष्ट रणनीति है। हालांकि आज हम कैलोरी से भरपूर वातावरण में रहते हैं। भोजन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन आपका मस्तिष्क इसे ऐसे चाहता है जैसे ये दुर्लभ हो। नमक, चीनी और वसा को अधिक महत्व देना अब हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन लालसा बनी रहती है क्योंकि मस्तिष्क के रिवॉर्ड केंद्र लगभग 50,000 वर्षों से नहीं बदले हैं। आधुनिक खाद्य उद्योग हमारे पैलियोलिथिक प्रवृत्तियों को उनके विकासवादी उद्देश्य से परे बढ़ाने पर निर्भर करता है। खाद्य विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे उत्पाद बनाना है जो उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक हों। बैग, बॉक्स या जार में लगभग हर खाद्य पदार्थ को किसी न किसी तरह से बढ़ाया गया है, भले ही अतिरिक्त स्वाद के साथ। कंपनियां आलू के चिप्स में सबसे संतोषजनक स्तर के क्रंच या सोडा में फिज की सही मात्रा की खोज करने के लिए लाखों डॉलर खर्च करती हैं। पूरा विभाग इस बात को अनुकूलित करने के लिए समर्पित है कि कोई उत्पाद आपके मुंह में कैसा महसूस होता है, एक गुणवत्ता जिसे ओरो सेंसेशन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, फ्रेंच फ्राइज एक शक्तिशाली संयोजन है, बाहर से सुनहरा भूरा और कुरकुरा, अंदर से हल्का और चिकना। अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ डायनामिक कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं, जो कि क्रंची और क्रीमी जैसी संवेदनाओं के संयोजन वाली वस्तुओं को संदर्भित करता है। कुरकुरे पिज्जा क्रस्ट के ऊपर पिघले हुए पनीर की चिपचिपाहट या ओरियो कुकी के क्रंच को उसके चिकने केंद्र के साथ मिलाकर कल्पना करें। प्राकृतिक, अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के साथ आप बार बार एक ही तरह की संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। केल का 17वां निवाला कैसा लगता है? कुछ मिनटों के बाद आपका मस्तिष्क रुचि खो देता है और आपको पेट भरा हुआ महसूस होने लगता है। लेकिन जिन खाद्य पदार्थों में डायनामिक कंट्रास्ट अधिक होता है, वे अनुभव को नया और दिलचस्प बनाए रखते हैं, जिससे आप अधिक खाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अंततः ऐसी रणनीतियां खाद्य वैज्ञानिकों को प्रत्येक उत्पाद के लिए आनंद बिंदु खोजने में सक्षम बनाती हैं। नमक, चीनी और वसा का सटीक संयोजन जो आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और आपको और अधिक खाने के लिए वापस लाता है। परिणाम निश्चित रूप से ये है कि आप अधिक खाते हैं क्योंकि अति स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ मानव मस्तिष्क के लिए अधिक आकर्षक होते हैं। जैसा कि खाने के व्यवहार और मोटापे में विशेषज्ञता रखने वाले न्यूरोसाइंटिस्ट स्टीफन गाइनेट कहते हैं, हम अपने स्वयं के बटन दबाने में बहुत अच्छे हो गए हैं। आधुनिक खाद्य उद्योग और इसके द्वारा पैदा की गई अधिक खाने की आदतें व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का सिर्फ एक उदाहरण है। इसे आकर्षक बनाएं। अवसर जितना अधिक आकर्षक होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि यह आदत बन जाए। चारों ओर देखें। समाज वास्तविकता के अत्यधिक इंजीनियर संस्करणों से भरा हुआ है जो हमारे पूर्वजों की दुनिया से अधिक आकर्षक हैं। दुकानों में कपड़े बेचने के लिए अतिरंजित कूल्हों और स्तनों वाले पुतले दिखाए जाते हैं। सोशल मीडिया कुछ ही मिनटों में हमें ऑफिस या घर में मिलने वाले लाइक और तारीफों से कहीं ज्यादा देता है। ऑनलाइन पोर्न में उत्तेजक दृश्यों को इतनी तेजी से जोड़ा जाता है कि वास्तविक जीवन में उन्हें दोहराना असंभव होगा। विज्ञापन आदर्श प्रकाश व्यवस्था, पेशेवर मेकअप और फोटोशॉप किए गए संपादनों के संयोजन से बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि मॉडल भी अंतिम छवि में दिखने वाले व्यक्ति जैसा नहीं दिखता। ये हमारी आधुनिक दुनिया की असाधारण उत्तेजनाएं हैं। वे उन विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं जो हमें स्वाभाविक रूप से आकर्षक लगती हैं और परिणामस्वरूप हमारी प्रवृत्तियां बेकाबू हो जाती हैं, जिससे हम अत्यधिक खरीदारी की आदतों, सोशल मीडिया की आदतों, पोर्न की आदतों, खाने की आदतों और कई अन्य चीज़ों की ओर बढ़ जाते हैं। यदि इतिहास मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो भविष्य के अवसर आज की तुलना में अधिक आकर्षक होंगे। प्रवृत्ति यह है कि पुरस्कार अधिक केंद्रित होते जा रहे हैं और उत्तेजनाएं अधिक आकर्षक होती जा रही हैं। जंक फूड प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की तुलना में कैलोरी का अधिक केंद्रित रूप है। हार्ड शराब बियर की तुलना में शराब का अधिक केंद्रित रूप है। वीडियो गेम बोर्ड गेम की तुलना में खेल का अधिक केंद्रित रूप है। प्रकृति की तुलना में इन आनंद से भरे अनुभवों का विरोध करना कठिन है। हमारे पास अपने पूर्वजों का दिमाग है, लेकिन प्रलोभनों का सामना उन्हें कभी नहीं करना पड़ा। यदि आप किसी व्यवहार के होने की संभावना बढ़ाना चाहते हैं, तो
तो आपको उसे आकर्षक बनाना होगा। दूसरे नियम की हमारी चर्चा के दौरान हमारा लक्ष्य ये सीखना है कि अपनी आदतों को कैसे अनूठा बनाया जाए। जबकि हर आदत को एक असाधारण उत्तेजना में बदलना संभव नहीं है, हम किसी भी आदत को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें ये समझना होगा कि लालसा क्या है और यह कैसे काम करती है। हम एक जैविक हस्ताक्षर की जांच करके शुरू करते हैं जो सभी आदतों में साझा होता है, डोपामाइन स्पाइक। डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप। वैज्ञानिक डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर को मापकर लालसा उत्पन्न होने के सटीक क्षण को ट्रैक कर सकते हैं। डोपामाइन का महत्व 1954 में स्पष्ट हुआ जब न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्स और पीटर मिलनर ने एक प्रयोग किया जिसमें लालसा और इच्छा के पीछे न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं का पता चला। चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित करके शोधकर्ताओं ने डोपामाइन के स्राव को रोक दिया। वैज्ञानिकों को आश्चर्य हुआ कि चूहों में जीने की सारी इच्छा खत्म हो गई। वे खाना नहीं खाते थे, वे सेक्स नहीं करते थे, उन्हें किसी चीज की लालसा नहीं थी। कुछ ही दिनों में जानवर प्यास से मर गए। अनुवर्ती अध्ययनों में अन्य वैज्ञानिकों ने भी मस्तिष्क के डोपामाइन रिलीज करने वाले हिस्सों को बाधित किया, लेकिन इस बार उन्होंने डोपामाइन रहित चूहों के मुंह में चीनी की छोटी बूंदें डाली। स्वादिष्ट पदार्थ से उनके छोटे चूहे के चेहरे सुखद मुस्कान से चमक उठे। भले ही डोपामाइन अवरुद्ध हो गया था, लेकिन उन्हें चीनी उतनी ही पसंद थी जितनी पहले थी। उन्हें बस अब इसकी जरूरत नहीं थी। आनंद का अनुभव करने की क्षमता बनी रही, लेकिन डोपामाइन के बिना इच्छा मर गई और इच्छा के बिना कार्रवाई बंद हो गई। जब अन्य शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को उलट दिया और मस्तिष्क की इनाम प्रणाली को डोपामाइन से भर दिया, तो जानवरों ने तेज गति से आदतें निभाईं। एक अध्ययन में चूहों को हर बार जब वे किसी बॉक्स में अपनी नाक डालते थे तो उन्हें डोपामाइन का एक शक्तिशाली झटका मिलता था। कुछ ही मिनटों में चूहों में इतनी तीव्र लालसा विकसित हो गई कि वे 1 घंटे में 800 बार बॉक्स में अपनी नाक डालना शुरू कर दिया। मनुष्य इतने अलग नहीं हैं। औसत स्लॉट मशीन खिलाड़ी 1 घंटे में 600 बार पहिया घुमाएगा। आदतें डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप हैं। हर व्यवहार जो अत्यधिक आदत बनाने वाला है, ड्रग्स लेना, जंक फूड खाना, वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया ब्राउज करना, डोपामाइन के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है। यही बात हमारे सबसे बुनियादी आदतन व्यवहारों जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, सेक्स करना और सामाजिक रूप से बातचीत करने के लिए भी कही जा सकती है। सालों तक वैज्ञानिकों ने माना कि डोपामाइन केवल आनंद के बारे में है, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह कई न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसमें प्रेरणा, सीखना और याद रखना, दंड और घृणा और स्वैच्छिक आंदोलन शामिल हैं। जब आदतों की बात आती है तो मुख्य बात यह है, डोपामाइन न केवल तब रिलीज होता है जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि तब भी जब आप इसकी प्रत्याशा करते हैं। जुए के आदी लोगों में दांव लगाने से ठीक पहले डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जीतने के बाद नहीं। कोकेन के आदी लोगों में डोपामाइन का स्तर तब बढ़ता है जब वे पाउडर देखते हैं, इसे लेने के बाद नहीं। जब भी आप अनुमान लगाते हैं कि कोई अवसर पुरस्कृत होगा, तो प्रत्याशा में आपके डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। और जब भी डोपामाइन बढ़ता है, तो कार्य करने की आपकी प्रेरणा भी बढ़ती है। ये पुरस्कार की प्रत्याशा है, इसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। दिलचस्प बात यह है कि जब आप पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो मस्तिष्क में जो पुरस्कार प्रणाली सक्रिय होती है, वही प्रणाली तब सक्रिय होती है जब आप पुरस्कार की प्रत्याशा करते हैं। यही कारण है कि किसी अनुभव की प्रत्याशा अक्सर उसे प्राप्त करने से बेहतर महसूस करा सकती है। एक बच्चे के रूप में क्रिसमस की सुबह के बारे में सोचना उपहार खोलने से बेहतर हो सकता है। एक वयस्क के रूप में आने वाली छुट्टियों के बारे में सपने देखना वास्तव में छुट्टी पर होने से ज्यादा आनंददायक हो सकता है। वैज्ञानिक इसे चाहने और पसंद करने के बीच का अंतर कहते हैं। आपके मस्तिष्क में पुरस्कार पाने की इच्छा के लिए उन्हें पसंद करने की तुलना में कहीं ज्यादा तंत्रिका सर्किट आवंटित हैं। मस्तिष्क में इच्छा केंद्र बड़े हैं। मस्तिष्क स्टेम, न्यूक्लियस एक्बंस, वेंट्रल टैगमेंटल क्षेत्र, डोर्सल स्ट्रिएटम, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से। तुलना करके मस्तिष्क के पसंद केंद्र बहुत छोटे हैं। उन्हें अक्सर हेडोनिक हॉटस्पॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है और पूरे मस्तिष्क में छोटे द्वीपों की तरह वितरित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं ने पाया है कि न्यूक्लियस एक्बंस का 100% हिस्सा इच्छा के दौरान सक्रिय होता है।
इस बीच संरचना का केवल 10% हिस्सा पसंद के दौरान सक्रिय होता है। ये तथ्य कि मस्तिष्क लालसा और इच्छा के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को इतना कीमती स्थान आवंटित करता है, इन प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का और सबूत देता है। इच्छा वह इंजन है जो व्यवहार को संचालित करता है। हर कार्य उसके पहले की प्रत्याशा के कारण किया जाता है। ये लालसा ही है जो प्रतिक्रिया की ओर ले जाती है। ये अंतर्दृष्टि व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम के महत्व को प्रकट करती है। हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक पुरस्कृत अनुभव की अपेक्षा है जो हमें सबसे पहले कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यहीं पर प्रलोभन बंडलिंग नामक एक रणनीति काम आती है। अपनी आदतों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का उपयोग कैसे करें? आयरलैंड के डबलिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र रोनन बन को नेटफ्लिक्स देखना पसंद था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि उन्हें पहले से ज़्यादा बार व्यायाम करना चाहिए। अपने इंजीनियरिंग कौशल का उपयोग करते हुए बन ने अपनी स्थिर बाइक को हैक किया और उसे अपने लैपटॉप और टेलीविज़न से जोड़ा। फिर उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जो नेटफ्लिक्स को तभी चलने देगा जब वह एक निश्चित गति से साइकिल चला रहे होंगे। अगर वो बहुत देर तक धीमा हो जाता तो वो जो भी शो देख रहा होता वो तब तक रुक जाता जब तक वो फिर से साइकिल चलाना शुरू नहीं कर देता। एक प्रशंसक के शब्दों में, वो एक बार में एक नेटफ्लिक्स बिंज करके मोटापे को खत्म कर रहा था। वो अपनी व्यायाम की आदत को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रलोभन बंडलिंग का भी उपयोग कर रहा था। प्रलोभन बंडलिंग आपके द्वारा की जाने वाली क्रिया को उस क्रिया से जोड़कर काम करता है जो आपको करने की ज़रूरत है। बन के मामले में उसने नेटफ्लिक्स देखना, वह चीज़ जो वह करना चाहता था, अपनी स्थिर बाइक चलाने, वह चीज़ जो उसे करने की ज़रूरत थी, के साथ बंडल किया। व्यवसाय प्रलोभन बंडलिंग में माहिर हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसे आमतौर पर ABC के नाम से जाना जाता है, ने 2014-2015 सीजन के लिए अपना गुरुवार रात का टेलीविज़न लाइनअप लॉन्च किया, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रलोभन बंडलिंग को बढ़ावा दिया। हर गुरुवार को कंपनी स्क्रीनराइटर शोंडा राइम्स द्वारा बनाए गए 3 शो प्रसारित करती थी: ग्रेज एनाटमी, स्कैंडल और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। उन्होंने इसे TGIT ऑन ABC, TGIT का मतलब है थैंक गॉड इट्स थर्सडे, के रूप में ब्रांड किया। शो को बढ़ावा देने के अलावा ABC ने दर्शकों को पॉपकॉर्न बनाने, रेड वाइन पीने और शाम का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ABC के शेड्यूलिंग प्रमुख एंड्रू कोबिट्स ने अभियान के पीछे के विचार का वर्णन किया। हम गुरुवार की रात को दर्शकों के लिए एक अवसर के रूप में देखते हैं जिसमें जोड़े या महिलाएं अकेले बैठकर मौज मस्ती करना चाहती हैं और रेड वाइन पीना और पॉपकॉर्न खाना चाहती हैं। इस रणनीति की खूबी यह है कि ABC दर्शकों से जो काम करवाना चाहता था, उनके शो देखना, उसे उन गतिविधियों से जोड़ रहा था जो उनके दर्शक पहले से ही करना चाहते थे: आराम करना, वाइन पीना और पॉपकॉर्न खाना। समय के साथ लोगों ने ABC देखने को आराम और मनोरंजन से जोड़ना शुरू कर दिया। यदि आप हर गुरुवार को रात 8 बजे रेड वाइन पीते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं, तो अंततः गुरुवार को रात 8 बजे का अर्थ आराम और मनोरंजन है। इनाम संकेत के साथ जुड़ जाता है और टेलीविज़न चालू करने की आदत अधिक आकर्षक हो जाती है। यदि आप एक ही समय में अपनी पसंदीदा चीज़ों में से कोई एक करते हैं, तो आपको कोई व्यवहार आकर्षक लगने की अधिक संभावना है। शायद आप नवीनतम सेलिब्रिटी गपशप के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको आकार में आने की आवश्यकता है। प्रलोभन बंडलिंग का उपयोग करके आप केवल टैबलॉइड पढ़ सकते हैं और जिम में रियलिटी शो देख सकते हैं। शायद आप पेडिक्योर करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपना ईमेल इनबॉक्स साफ करना होगा। समाधान: केवल काम के ईमेल को संसाधित करते समय पेडिक्योर करवाएं। प्रलोभन बंडलिंग मनोविज्ञान सिद्धांत को लागू करने का एक तरीका है जिसे प्रेमाक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर डेविड प्रीमैक के काम के नाम पर इस सिद्धांत में कहा गया है कि अधिक संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहार को मजबूत करेंगे। दूसरे शब्दों में, भले ही आप वास्तव में अतिदेय कार्य ईमेल को संसाधित नहीं करना चाहते हों, लेकिन अगर इसका मतलब है कि आपको कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, तो आप इसे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए नियमों का एक सेट बनाने के लिए अध्याय 5 में चर्चा की गई आदत स्टैकिंग रणनीति के साथ प्रलोभन बंडलिंग को भी जोड़ सकते हैं। आदत स्टैकिंग प्लस प्रलोभन बंडलिंग सूत्र है: 1. वर्तमान आदत के बाद मैं आदत जो मुझे चाहिए करूंगा। 2. आदत जो मुझे चाहिए
के बाद मैं आदत जो मुझे चाहिए करूँगा। यदि आप समाचार पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको अधिक आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है। 1. सुबह की कॉफ़ी पीने के बाद मैं एक ऐसी बात कहूँगा जिसके लिए मैं आभारी हूँ। जो कल हुई, ज़रूरत। 2. एक ऐसी बात कहने के बाद जिसके लिए मैं आभारी हूँ, मैं समाचार पढ़ूंगा, चाहता हूँ। अगर आप खेल देखना चाहते हैं लेकिन आपको बिक्री कॉल करने की ज़रूरत है। 1. दोपहर के भोजन के बाद वापस आने के बाद मैं 3 संभावित ग्राहकों को कॉल करूंगा। ज़रूरत। 2. 3 संभावित ग्राहकों को कॉल करने के बाद मैं ESPN चेक करूंगा, चाहता हूं। अगर आप फेसबुक चेक करना चाहते हैं लेकिन आपको ज़्यादा व्यायाम करने की ज़रूरत है। 1. फ़ोन निकालने के बाद मैं 10 बपीस करूंगा, ज़रूरत। 2. 10 बपीस करने के बाद मैं फेसबुक चेक करूंगा, चाहता हूं। उम्मीद है कि आखिरकार आप 3 क्लाइंट को कॉल करने या 10 बपीस करने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आप नवीनतम खेल समाचार पढ़ सकते हैं या फेसबुक चेक कर सकते हैं। आपको जो करना है उसे करने का मतलब है कि आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। हमने इस अध्याय की शुरुआत सुपरनॉर्मल उत्तेजनाओं पर चर्चा करके की, जो वास्तविकता के बढ़े हुए संस्करण हैं जो कार्रवाई करने की हमारी इच्छा को बढ़ाते हैं। प्रलोभन बंडलिंग किसी भी आदत का एक बढ़ा हुआ संस्करण बनाने का एक तरीका है, इसे किसी ऐसी चीज से जोड़कर जो आप पहले से ही चाहते हैं। वास्तव में एक अप्रतिरोध्य आदत बनाना एक कठिन काम है, लेकिन इस सरल रणनीति का उपयोग लगभग किसी भी आदत को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किया जा सकता है। अध्याय सारांश। व्यवहार परिवर्तन का दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाना। अवसर जितना अधिक आकर्षक होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह आदत बन जाए। आदतें डोपामाइन द्वारा संचालित फीडबैक लूप हैं। जब डोपामाइन बढ़ता है तो कार्य करने की हमारी प्रेरणा भी बढ़ती है। पुरस्कार की प्रत्याशा न कि उसकी पूर्ति ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, डोपामाइन का स्तर उतना ही अधिक होगा। अपनी आदतों को अधिक आकर्षक बनाने का एक तरीका प्रलोभन बंडलिंग है। रणनीति यह है कि आप जो कार्य करना चाहते हैं उसे उस कार्य के साथ जोड़ें जो आपको करने की आवश्यकता है। आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और दोस्तों की भूमिका। 1965 में लासलो पोगर नामक एक हंगेरियन व्यक्ति ने क्लारा नामक एक महिला को कई अजीब पत्र लिखे। लासलो कड़ी मेहनत में दृढ़ विश्वास रखते थे। वास्तव में वो केवल इसी में विश्वास करते थे। उन्होंने जन्मजात प्रतिभा के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि जानबूझकर अभ्यास और अच्छी आदतों के विकास के साथ एक बच्चा किसी भी क्षेत्र में प्रतिभाशाली बन सकता है। उनका मंत्र था, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा नहीं होता, बल्कि शिक्षित और प्रशिक्षित होता है। लासलो इस विचार में इतना दृढ़ विश्वास रखते थे कि वह इसे अपने बच्चों के साथ परखना चाहते थे, और वह क्लारा को इसलिए लिख रहे थे क्योंकि उन्हें एक ऐसी पत्नी की जरूरत थी जो इस पर सहमत होने के लिए तैयार हो। क्लारा एक शिक्षिका थी और हालांकि वह लासलो जितनी अडिग नहीं थी, लेकिन उनका भी मानना था कि उचित निर्देश के साथ कोई भी अपने कौशल को आगे बढ़ा सकता है। लासलो ने तय किया कि शतरंज प्रयोग के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र होगा, और उन्होंने अपने बच्चों को शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनाने की योजना बनाई। बच्चों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, जो उस समय हंगरी में दुर्लभ था। घर शतरंज की किताबों और प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरा होता था। बच्चे लगातार एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे और जो भी बेहतरीन टूर्नामेंट पाते थे उसमें भाग लेते थे। परिवार बच्चों के हर प्रतियोगी के टूर्नामेंट इतिहास की एक सावधानीपूर्वक फाइल सिस्टम रखता था। उनका जीवन शतरंज को समर्पित था। लासलो ने क्लारा को सफलतापूर्वक प्रपोज किया और कुछ ही सालों में पोल्गर 3 छोटी लड़कियों के माता पिता बन गए, सुसान, सोफिया और जुडिट। सबसे बड़ी सुसान ने 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। 6 महीने के भीतर वो बड़ों को हरा रही थी। बीच की बच्ची सोफिया ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। 14 साल की उम्र में वो विश्व चैंपियन बन गई और कुछ साल बाद वो ग्रैंड मास्टर बन गई। सबसे छोटी जुडिट सबसे अच्छी थी। 5 साल की उम्र में वो अपने पिता को हरा सकती थी। 12 साल की उम्र में वो दुनिया के शीर्ष 100 शतरंज खिलाड़ियों में सूचीबद्ध सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। 15 साल और 4 महीने की उम्र में वह अब तक की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बन गई, पिछले रिकॉर्ड धारक बॉबी फिशर से भी कम उम्र की।
27 साल तक वो दुनिया की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी थी। पोल्का बहनों का बचपन कम से कम कहने के लिए असामान्य था, और फिर भी अगर आप उनसे इसके बारे में पूछते हैं तो वे दावा करती हैं कि उनकी जीवनशैली आकर्षक थी, यहाँ तक कि मज़ेदार भी। साक्षात्कारों में बहनें अपने बचपन के बारे में बात करती हैं कि यह कठिन होने के बजाय मनोरंजक था। उन्हें शतरंज खेलना बहुत पसंद था, वे इससे तृप्त नहीं हो पाते थे। एक बार लास्लो ने कथित तौर पर सोफिया को आधी रात को बाथरूम में शतरंज खेलते हुए पाया। उसे वापस सोने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उसने कहा, सोफिया, मोहरों को अकेला छोड़ दो। जिस पर उसने जवाब दिया, पिताजी, वे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पोल्का बहनें एक ऐसी संस्कृति में पली बड़ी थीं जहां शतरंज को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता दी जाती थी। इसके लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी, इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। उनकी दुनिया में शतरंज के प्रति जुनून सामान्य था। और जैसा कि हम देखने वाले हैं, आपकी संस्कृति में जो भी आदतें सामान्य हैं, वे आपके द्वारा पाए जाने वाले सबसे आकर्षक व्यवहारों में से हैं। सामाजिक मानदंडों का मोहक आकर्षण। मनुष्य झुंड के जानवर हैं। हम दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने साथियों का सम्मान और स्वीकृति पाना चाहते हैं। हमारे अस्तित्व के लिए इस तरह के झुकाव जरूरी है। हमारे विकासवादी इतिहास के ज्यादातर समय में हमारे पूर्वज कबीलों में रहते थे। कबीलों से अलग हो जाना या इससे भी बदतर बाहर निकाल दिया जाना मौत की सजा थी। अकेला भेड़िया मर जाता है, लेकिन झुंड बच जाता है। इस बीच जो लोग दूसरों के साथ सहयोग करते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, उन्हें ज्यादा सुरक्षा, संभोग के अवसर और संसाधनों तक पहुंच मिलती है। जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने कहा, मानव जाति के लंबे इतिहास में जिन्होंने सहयोग करना और सबसे प्रभावी ढंग से सुधार करना सीखा है, वे ही आगे बढ़े हैं। नतीजतन सबसे गहरी मानवीय इच्छाओं में से एक है दूसरों से जुड़ना, और यह प्राचीन प्राथमिकता हमारे आधुनिक व्यवहार पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। हम अपनी शुरुआती आदतों को नहीं चुनते, हम उनका अनुकरण करते हैं। हम अपने दोस्तों और परिवार, अपने चर्च या स्कूल, अपने स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा दी गई स्क्रिप्ट का पालन करते हैं। इनमें से प्रत्येक संस्कृति और समूह अपनी अपेक्षाओं और मानकों के साथ आता है। कब और क्या शादी करनी है, कितने बच्चे होने चाहिए, कौन सी छुट्टियां मनानी चाहिए, अपने बच्चे की जन्मदिन की पार्टी पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए। कई मायनों में ये सामाजिक मानदंड अदृश्य नियम हैं जो हर दिन आपके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। आप हमेशा उन्हें ध्यान में रखते हैं, भले ही वे आपके दिमाग में सबसे ऊपर न हों। अक्सर आप बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए और कभी-कभी बिना याद किए अपनी संस्कृति की आदतों का पालन करते हैं। जैसा कि फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल डी मोंटेने ने लिखा है, समाज में जीवन की रीति रिवाज और प्रथाएं हमें साथ ले जाती हैं। अधिकांश समय समूह के साथ चलना बोझ की तरह नहीं लगता। हर कोई अपना होना चाहता है। यदि आप ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जो आपको शतरंज के कौशल के लिए पुरस्कृत करता है, तो शतरंज खेलना एक बहुत ही आकर्षक चीज लगेगी। यदि आप ऐसी नौकरी करते हैं जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी एक पर पैसे खर्च करने के लिए इच्छुक होंगे। यदि आपके सभी दोस्त कोई अंदरूनी चुटकुला साझा कर रहे हैं या कोई नया मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा करना चाहेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि आप समझ गए हैं। व्यवहार तब आकर्षक होते हैं जब वे हमें फिट होने में मदद करते हैं। हम विशेष रूप से 3 समूहों की आदतों की नकल करते हैं। 1. करीबी। 2. बहुत से। 3. शक्तिशाली। प्रत्येक समूह व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का लाभ उठाने और अपनी आदतों को अधिक आकर्षक बनाने का अवसर प्रदान करता है। 1. निकटता की नकल करना। निकटता का हमारे व्यवहार पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। ये भौतिक वातावरण के लिए सच है, जैसा कि हमने अध्याय 6 में चर्चा की है, लेकिन ये सामाजिक वातावरण के लिए भी सच है। हम अपने आसपास के लोगों से आदतें सीखते हैं। हम अपने माता पिता के तर्कों को जिस तरह से संभालते हैं, जिस तरह से हमारे साथी एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं, जिस तरह से हमारे सहकर्मी परिणाम प्राप्त करते हैं, उसकी नकल करते हैं। जब आपके दोस्त गांजा पीते हैं, तो आप भी उसे आजमाते हैं। जब आपकी पत्नी को बिस्तर पर जाने से पहले ये जांचने की आदत होती है कि दरवाज़ा बंद है या नहीं, तो आप भी उसे अपना लेते हैं। मैंने पाया है कि मैं अक्सर अपने आसपास के लोगों के व्यवहार की नकल करता हूँ, बिना ये जाने कि यह सब हो रहा है। बातचीत में
मैं अपने आप ही दूसरे व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव को अपना लेता हूँ। कॉलेज में मैं अपने रूममेट्स की तरह बात करने लगा। दूसरे देशों की यात्रा करते समय मैं अनजाने में ही स्थानीय लहजे की नकल करता हूँ, भले ही मैं खुद को ऐसा करने से रोकता हूँ। एक सामान्य नियम के रूप में, हम किसी के जितने करीब होते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि हम उसकी कुछ आदतों की नकल करें। एक अभूतपूर्व अध्ययन ने 32 वर्षों तक 12,000 लोगों पर नजर रखी और पाया कि अगर किसी व्यक्ति का कोई दोस्त मोटा हो जाता है तो उसके मोटे होने की संभावना 57% बढ़ जाती है। ये दूसरी तरह से भी काम करता है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि यदि किसी रिश्ते में एक व्यक्ति अपना वजन कम करता है तो दूसरा साथी भी लगभग 1/3 वजन कम कर लेता है। हमारे मित्र और परिवार एक तरह का अदृश्य सहकर्मी दबाव प्रदान करते हैं जो हमें उनकी ओर खींचता है। बेशक, साथियों का दबाव तभी बुरा होता है जब आप बुरे प्रभावों से घिरे हों। जब अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो MIT में स्नातक छात्र थे तो उन्होंने एक छोटी रोबोटिक्स कक्षा ली। कक्षा में 10 लोगों में से 4 अंतरिक्ष यात्री बन गए। यदि आपका लक्ष्य अंतरिक्ष में जाना था तो वो कमरा आपके लिए सबसे अच्छी संस्कृति थी। इसी तरह एक अध्ययन में पाया गया कि 11 या 12 साल की उम्र में आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ जितना अधिक होगा, 15 साल की उम्र में आपका IQ उतना ही अधिक होगा, भले ही आप बुद्धि के प्राकृतिक स्तरों को नियंत्रित करें। हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और प्रथाओं को आत्मसात करते हैं। बेहतर आदतें बनाने के लिए आप जो सबसे प्रभावी काम कर सकते हैं वो है ऐसी संस्कृति में शामिल होना जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। जब आप दूसरों को हर दिन नई आदतें करते हुए देखते हैं तो आप नई आदतें हासिल करने योग्य लगते हैं। अगर आप फिट लोगों से घिरे हैं तो आप कसरत को एक सामान्य आदत मानने की अधिक संभावना रखते हैं। अगर आप जैज़ प्रेमियों से घिरे हैं तो आप यह मानने की अधिक संभावना रखते हैं कि हर दिन जैज़ बजाना उचित है। आपकी संस्कृति आपकी अपेक्षा को सामान्य बनाती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनकी आदतें आप खुद चाहते हैं। आप एक साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी आदतों को और भी आकर्षक बनाने के लिए आप इस रणनीति को एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। ऐसी संस्कृति में शामिल हों जहां 1. आपका वांछित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो और 2. आप में पहले से ही समूह के साथ कुछ समानता हो। न्यूयॉर्क शहर में एक उद्यमी स्टीव कैम्प नर्ड फिटनेस नामक एक कंपनी चलाते हैं जो नर्ड, मिसफिट और म्यूटेंट को वजन कम करने, मजबूत होने और स्वस्थ होने में मदद करती है। उनके ग्राहकों में वीडियो गेम प्रेमी, मूवी के दीवाने और औसत दर्जे के लोग शामिल हैं जो फिट होना चाहते हैं। कई लोग पहली बार जिम जाने या अपना आहार बदलने की कोशिश करने पर असहज महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही किसी तरह से समूह के अन्य सदस्यों के समान हैं, जैसे कि स्टार वार्स के लिए आपका आपसी प्यार, तो बदलाव अधिक आकर्षक हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो आप जैसे लोग पहले से ही करते हैं। किसी समुदाय से जुड़े होने से बेहतर प्रेरणा देने वाली कोई चीज़ नहीं है। यह एक व्यक्तिगत खोज को साझा खोज में बदल देती है। पहले आप अकेले थे, आपकी पहचान एक थी। आप एक पाठक हैं, आप एक संगीतकार हैं, आप एक एथलीट हैं। जब आप किसी बुक क्लब या बैंड या साइकिलिंग समूह में शामिल होते हैं तो आपकी पहचान आपके आसपास के लोगों से जुड़ जाती है। विकास और बदलाव अब एक व्यक्तिगत खोज नहीं रह गई है। हम पाठक हैं, हम संगीतकार हैं, हम साइकिल चालक हैं। साझा पहचान आपकी व्यक्तिगत पहचान को मजबूत करना शुरू कर देती है। यही कारण है कि लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी समूह का हिस्सा बने रहना आपकी आदतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोस्ती और समुदाय ही है जो एक नई पहचान को समाहित करता है और व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। 2. कई लोगों की नकल करना। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश ने प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की जो अब हर साल स्नातक छात्रों को सिखाई जाती है। प्रत्येक प्रयोग को शुरू करने के लिए विषय अजनबियों के एक समूह के साथ कमरे में प्रवेश करता है। उनके बिना जाने अन्य प्रतिभागी शोधकर्ता द्वारा लगाए गए अभिनेता थे और उन्हें कुछ सवालों के लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया गया था। समूह को एक कार्ड दिखाया जाएगा जिस पर एक रेखा होगी और फिर दूसरा कार्ड दिखाया जाएगा जिस पर रेखाओं की एक श्रृंखला होगी। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे कार्ड पर वो रेखा चुनने के लिए कहा गया जो पहले कार्ड पर रेखा के समान लंबाई की थी। यह एक बहुत ही सरल कार्य था। यहाँ प्रयोग में उपयोग किए गए 2 कार्डों का एक उदाहरण दिया गया है। सामाजिक मानदंडों का पालन करना।
चित्र 10 ये सोलोमन एश द्वारा अपने प्रसिद्ध सामाजिक अनुरूपता प्रयोगों में इस्तेमाल किए गए 2 कार्डों का प्रतिनिधित्व है। पहले कार्ड बाएं पर लाइन की लंबाई स्पष्ट रूप से लाइन सी के समान है, लेकिन जब अभिनेताओं के एक समूह ने दावा किया कि यह एक अलग लंबाई थी, तो शोध विषय अक्सर अपना मन बदल लेते थे और अपनी आंखों पर विश्वास करने के बजाय भीड़ के साथ चले जाते थे। प्रयोग हमेशा एक जैसा ही शुरू होता था। सबसे पहले कुछ आसान परीक्षण होते थे, जहां हर कोई सही लाइन पर सहमत होता था। कुछ राउंड के बाद प्रतिभागियों को एक ऐसा परीक्षण दिखाया गया जो पिछले वाले की तरह ही स्पष्ट था, सिवाय इसके कि कमरे में मौजूद अभिनेता जानबूझकर गलत उत्तर का चयन करेंगे। उदाहरण के लिए, वे चित्र 10 में दिखाए गए तुलना के लिए ए का जवाब देंगे। हर कोई इस बात पर सहमत होगा कि लाइनें एक जैसी थीं, भले ही वे स्पष्ट रूप से अलग थीं। विषय, जो चाल से अनजान था, तुरंत हैरान हो गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे खुद पर घबराकर हंसने लगे। वे दूसरे प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं की दोबारा जांच करने लगे। उनका गुस्सा बढ़ता गया क्योंकि एक के बाद एक व्यक्ति ने वही गलत जवाब दिया। जल्द ही विषय को अपनी आंखों पर संदेह होने लगा। आखिरकार उन्होंने वो उत्तर दिया जो वे अपने दिल में गलत जानते थे। एश ने इस प्रयोग को कई बार और कई अलग अलग तरीकों से चलाया। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे अभिनेताओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे विषय की अनुरूपता भी बढ़ती गई। अगर सिर्फ विषय और एक अभिनेता था, तो व्यक्ति की पसंद पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने बस मान लिया कि वे कमरे में एक डमी के साथ हैं। जब 2 अभिनेता विषय के साथ कमरे में थे, तब भी बहुत कम प्रभाव था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या 3 अभिनेताओं और 4 और 8 तक बढ़ी, विषय ने खुद को दोबारा अनुमान लगाने की अधिक संभावना जताई। प्रयोग के अंत तक लगभग 75% विषय समूह के उत्तर से सहमत थे, भले ही यह स्पष्ट रूप से गलत था। जब भी हम अनिश्चित होते हैं कि कैसे कार्य करना है, तो हम अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए समूह की ओर देखते हैं। हम लगातार अपने पर्यावरण को स्कैन कर रहे हैं और सोच रहे हैं, बाकी सभी क्या कर रहे हैं? हम Amazon या Yelp या TripAdvisor पर समीक्षाएं जांचते हैं क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ खरीदारी, खाने और यात्रा की आदतों की नकल करना चाहते हैं। यह आमतौर पर एक स्मार्ट रणनीति है। संख्याओं में सबूत हैं, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। जनजाति का सामान्य व्यवहार अक्सर व्यक्ति के वांछित व्यवहार को दबा देता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जब एक चिंपांजी एक समूह के सदस्य के रूप में अखरोट तोड़ने का एक प्रभावी तरीका सीखता है और फिर एक नए समूह में जाता है जो कम प्रभावी रणनीति का उपयोग करता है, तो वो बाकी चिंपांजी के साथ घुलने मिलने के लिए बेहतर अखरोट तोड़ने की विधि का उपयोग करने से बचता है। मनुष्य भी इसी तरह के हैं। समूह के मानदंडों का पालन करने के लिए जबरदस्त आंतरिक दबाव होता है। स्वीकार किए जाने का इनाम अक्सर किसी बहस को जीतने, स्मार्ट दिखने या सच्चाई का पता लगाने के इनाम से अधिक होता है। अधिकांश दिनों में हम भीड़ के साथ गलत होना पसंद करते हैं बजाय इसके कि हम खुद सही हों। मानव मन जानता है कि दूसरों के साथ कैसे घुलना मिलना है। ये दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहता है। ये हमारा स्वाभाविक तरीका है। आप इसे ओवरराइड कर सकते हैं, आप समूह को अनदेखा करना चुन सकते हैं या दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपनी संस्कृति के खिलाफ चलने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। जब अपनी आदतों को बदलने का मतलब है समुदाय को चुनौती देना, तो बदलाव अनाकर्षक होता है। जब अपनी आदतों को बदलने का मतलब है समुदाय के साथ तालमेल बिठाना, तो बदलाव बहुत आकर्षक होता है। 3. शक्तिशाली की नकल करना। हर जगह मनुष्य शक्ति, प्रतिष्ठा और स्थिति की तलाश में रहता है। हम अपनी जैकेट पर पिन और पदक चाहते हैं। हम अपने खिताब में राष्ट्रपति या भागीदार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पहचाना जाए और प्रशंसा की जाए। ये प्रवृत्ति व्यर्थ लग सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक स्मार्ट कदम है। ऐतिहासिक रूप से अधिक शक्ति और स्थिति वाला व्यक्ति अधिक संसाधनों तक पहुंच पाता है, जीवित रहने के बारे में कम चिंता करता है और अधिक आकर्षक साथी साबित होता है। हम उन व्यवहारों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान, अनुमोदन, प्रशंसा और स्थिति दिलाते हैं। हम जिम में वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत कर सकता है, या वो संगीतकार जो सबसे कठिन कॉर्ड प्रोग्रेशन बजा सकता है, या सबसे निपुण बच्चों वाला माता पिता, क्योंकि ये चीज़ें हमें भीड़ से अलग करती हैं। एक बार जब हम फिट हो जाते हैं,
तो हम अलग दिखने के तरीके खोजने लगते हैं। यही एक कारण है कि हम अत्यधिक प्रभावी लोगों की आदतों के बारे में इतना ध्यान रखते हैं। हम सफल लोगों के व्यवहार की नकल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम खुद सफलता चाहते हैं। हमारी कई दैनिक आदतें उन लोगों की नकल होती हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। आप अपने उद्योग में सबसे सफल फर्मों की मार्केटिंग रणनीतियों की नकल करते हैं। आप अपने पसंदीदा बेकर से रेसिपी बनाते हैं। आप अपने पसंदीदा लेखक की कहानी कहने की रणनीतियों को उधार लेते हैं। आप अपने बॉस की संचार शैली की नकल करते हैं। हम उन लोगों की नकल करते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। उच्च स्थिति वाले लोग दूसरों की स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा का आनंद लेते हैं। और इसका मतलब है कि अगर कोई व्यवहार हमें स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा दिला सकता है, तो हम उसे आकर्षक पाते हैं। हम ऐसे व्यवहारों से बचने के लिए भी प्रेरित होते हैं जो हमारी स्थिति को कम करते हैं। हम अपने हेज को ट्रिम करते हैं और अपने लॉन को काटते हैं क्योंकि हम पड़ोस के आलसी नहीं बनना चाहते हैं। जब हमारी माँ मिलने आती है तो हम घर की सफाई करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें आंका जाए। हम लगातार सोचते रहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और उत्तर के आधार पर अपने व्यवहार को बदलना। पोलगर बहनें इस अध्याय की शुरुआत में उल्लिखित शतरंज की प्रतिभाएं सामाजिक प्रभावों के हमारे व्यवहार पर पड़ने वाले शक्तिशाली और स्थायी प्रभाव का प्रमाण हैं। बहनें हर दिन कई घंटों तक शतरंज का अभ्यास करती थीं और दशकों तक इस उल्लेखनीय प्रयास को जारी रखती थीं। लेकिन इन आदतों और व्यवहारों ने अपना आकर्षण बनाए रखा, आंशिक रूप से क्योंकि उन्हें उनकी संस्कृति द्वारा महत्व दिया गया था। अपने माता पिता की प्रशंसा से लेकर ग्रैंड मास्टर बनने जैसे विभिन्न स्टेटस मार्करों की उपलब्धि तक उनके पास अपने प्रयास को जारी रखने के कई कारण थे। अध्याय सारांश। हम जिस संस्कृति में रहते हैं वो निर्धारित करती है कि कौन से व्यवहार हमारे लिए आकर्षक हैं। हम उन आदतों को अपनाते हैं जिनकी हमारी संस्कृति द्वारा प्रशंसा और स्वीकृति की जाती है, क्योंकि हमें जनजाति में फिट होने और उससे संबंधित होने की तीव्र इच्छा होती है। हम 3 सामाजिक समूहों की आदतों की नकल करते हैं: करीबी, परिवार और दोस्त, कई, जनजाति और शक्तिशाली, स्थिति और प्रतिष्ठा वाले। बेहतर आदतें बनाने के लिए आप जो सबसे प्रभावी काम कर सकते हैं वह है ऐसी संस्कृति में शामिल होना जहां 1 आपका वांछित व्यवहार सामान्य व्यवहार है और 2 आपके पास पहले से ही समूह के साथ कुछ समान है। अपनी बुरी आदतों के कारणों का पता कैसे लगाएं और उन्हें कैसे ठीक करें। 2012 के आखिर में मैं इस्तांबुल की सबसे मशहूर सड़क इस्तिक्लाल कैडेसी से कुछ ही ब्लॉक दूर एक पुराने अपार्टमेंट में बैठा था। मैं तुर्की की 4 दिवसीय यात्रा पर था और मेरा गाइड माइक कुछ फीट दूर एक घिसी पिटी कुर्सी पर आराम कर रहा था। माइक वास्तव में गाइड नहीं था, वो मेन का एक आदमी था जो 5 साल से तुर्की में रह रहा था। लेकिन जब मैं तुर्की की यात्रा पर था तो उसने मुझे तुर्की घुमाने की पेशकश की और मैंने उसकी बात मान ली। इस खास रात को मुझे उसके और उसके कुछ तुर्की दोस्तों के साथ डिनर पर आमंत्रित किया गया था। हम 7 लोग थे और मैं अकेला था जिसने कभी न कभी प्रतिदिन कम से कम एक पैकेट सिगरेट नहीं पी थी। मैंने एक तुर्क से पूछा कि उसने कैसे शुरुआत की। दोस्तों, उसने कहा, ये हमेशा आपके दोस्तों से शुरू होता है। एक दोस्त धूम्रपान करता है, फिर आप इसे आजमाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कमरे में मौजूद आधे लोग धूम्रपान छोड़ने में कामयाब हो गए थे। माइक उस समय कुछ सालों से धूम्रपान से दूर था और उसने कसम खाई कि उसने एलन केयर की धूम्रपान रोकने का आसान तरीका नामक पुस्तक की वजह से यह आदत छोड़ी। उसने कहा, यह आपको धूम्रपान के मानसिक बोझ से मुक्त करता है। यह आपको बताता है, खुद से झूठ बोलना बंद करो। आप जानते हैं कि आप वास्तव में धूम्रपान नहीं करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपको वास्तव में ये पसंद नहीं है। यह आपको यह महसूस करने में मदद करता है कि आप अब पीड़ित नहीं हैं। आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आपको धूम्रपान करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन बाद में मैंने जिज्ञासा से इस पुस्तक को पढ़ा। लेखक धूम्रपान करने वालों को उनकी लालसा को खत्म करने में मदद करने के लिए एक दिलचस्प रणनीति अपनाता है। वो धूम्रपान से जुड़े प्रत्येक संकेत को व्यवस्थित रूप से फिर से परिभाषित करता है और उसे एक नया अर्थ देता है। वो ऐसी बातें कहता है, आपको लगता है कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती।
आपको लगता है कि धूम्रपान एक ऐसी चीज है जो आपको सामाजिक होने के लिए करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप धूम्रपान किए बिना भी सामाजिक हो सकते हैं। आपको लगता है कि धूम्रपान तनाव दूर करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। धूम्रपान आपकी नसों को आराम नहीं देता, बल्कि उन्हें नष्ट कर देता है। बार बार वह इन वाक्यांशों और उनके जैसे अन्य वाक्यांशों को दोहराता है। इसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से रखें। वो कहता है, आप कुछ भी नहीं खो रहे हैं और आप न केवल स्वास्थ्य, ऊर्जा और धन में बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने भविष्य के जीवन की लंबाई और गुणवत्ता में भी अद्भुत सकारात्मक लाभ कमा रहे हैं। जब आप पुस्तक के अंत तक पहुंचते हैं तो धूम्रपान दुनिया की सबसे हास्यास्पद चीज लगती है। और यदि आप अब धूम्रपान से कोई लाभ पाने की उम्मीद नहीं करते हैं तो आपके पास धूम्रपान करने का कोई कारण नहीं है। यह व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उल्टा है। इसे अनाकर्षक बनाओ। अब मुझे पता है कि यह विचार बहुत सरल लग सकता है। बस अपना विचार बदलें और आप धूम्रपान छोड़ सकते हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहें। लालसा कहाँ से आती है? हर व्यवहार में सतही स्तर पर लालसा और एक गहरा, अंतर्निहित मकसद होता है। मुझे अक्सर ऐसी लालसा होती है जो कुछ इस तरह होती है, मैं टैको खाना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं टैको क्यों खाना चाहता हूँ, तो मैं यह नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं गहरे में मैं टैको खाने के लिए प्रेरित होता हूँ क्योंकि मुझे जीवित रहने के लिए खाना पड़ता है। अंतर्निहित मकसद भोजन और पानी प्राप्त करना है, भले ही मेरी विशिष्ट लालसा टैको के लिए हो। हमारे कुछ अंतर्निहित उद्देश्यों में शामिल हैं: *, ऊर्जा का संरक्षण, भोजन और पानी प्राप्त करना, प्यार पाना और प्रजनन करना, दूसरों से जुड़ना और बंधन बनाना, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करना, अनिश्चितता को कम करना, स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त करना। लालसा किसी गहरे अंतर्निहित उद्देश्य की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति मात्र है। आपका मस्तिष्क सिगरेट पीने या इंस्टाग्राम देखने या वीडियो गेम खेलने की इच्छा के साथ विकसित नहीं हुआ है। गहरे स्तर पर आप बस अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं और चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं या स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। लगभग किसी भी ऐसे उत्पाद को देखें जो आदत बनाने वाला हो और आप देखेंगे कि यह कोई नई प्रेरणा नहीं देता, बल्कि मानव स्वभाव के अंतर्निहित उद्देश्यों को पकड़ लेता है। प्यार पाएं और प्रजनन करें = टिंडर का उपयोग करें। दूसरों से जुड़ें और बंधन बनाएं = फेसबुक ब्राउज करें। सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करें = इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें। अनिश्चितता कम करें = गूगल पर खोज करें। स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त करें = वीडियो गेम खेलें। आपकी आदतें पुरानी इच्छाओं के आधुनिक समाधान हैं, पुरानी बुराइयों के नए संस्करण। मानव व्यवहार के पीछे अंतर्निहित उद्देश्य वही रहते हैं। हम जो विशिष्ट आदतें अपनाते हैं वे इतिहास की अवधि के आधार पर भिन्न होती हैं। यहाँ शक्तिशाली हिस्सा है, एक ही अंतर्निहित उद्देश्य को संबोधित करने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक व्यक्ति सिगरेट पीकर तनाव कम करना सीख सकता है। दूसरा व्यक्ति दौड़ने जाकर अपनी चिंता कम करना सीख सकता है। आपकी वर्तमान आदतें जरूरी नहीं कि आपके सामने आने वाली समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका हो, वे सिर्फ वे तरीके हैं जिन्हें आपने इस्तेमाल करना सीखा है। एक बार जब आप किसी समाधान को उस समस्या से जोड़ देते हैं जिसे आपको हल करने की आवश्यकता है, तो आप बार बार उसी पर आते हैं। आदतें सभी जुड़ावों के बारे में होती हैं। ये जुड़ाव यह निर्धारित करते हैं कि हम किसी आदत को दोहराने लायक मानते हैं या नहीं। जैसा कि हमने पहले नियम की चर्चा में बताया था, आपका मस्तिष्क लगातार जानकारी को अवशोषित कर रहा है और पर्यावरण में संकेतों को नोटिस कर रहा है। हर बार जब आप कोई संकेत देखते हैं तो आपका मस्तिष्क एक सिमुलेशन चलाता है और अगले पल में क्या करना है इसके बारे में भविष्यवाणी करता है। संकेत: आप देखते हैं कि स्टोव गर्म है। भविष्यवाणी: अगर मैं इसे छूता हूं तो मैं जल जाऊंगा, इसलिए मुझे इसे छूने से बचना चाहिए। संकेत: आप देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट हरी हो गई है। भविष्यवाणी: अगर मैं गैस पर पैर रखता हूं तो मैं चौराहे से सुरक्षित रूप से निकल जाऊंगा और अपने गंतव्य के करीब पहुंच जाऊंगा, इसलिए मुझे गैस पर पैर रखना चाहिए। आप एक संकेत देखते हैं, पिछले अनुभव के आधार पर उसे वर्गीकृत करते हैं और उचित प्रतिक्रिया निर्धारित करते हैं। ये सब एक पल में होता है,
लेकिन यह आपकी आदतों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हर क्रिया से पहले एक पूर्वानुमान होता है। जीवन प्रतिक्रियाशील लगता है, लेकिन यह वास्तव में पूर्वानुमानित है। पूरे दिन आप यह अनुमान लगाते रहते हैं कि आपने अभी जो देखा है और जो आपके लिए अतीत में कारगर रहा है, उसके आधार पर आपको कैसे कार्य करना चाहिए। आप अंतहीन रूप से यह अनुमान लगाते रहते हैं कि अगले पल क्या होगा। हमारा व्यवहार इन पूर्वानुमानों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, हमारा व्यवहार इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि हम अपने साथ होने वाली घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, जरूरी नहीं कि घटनाओं की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर। दो लोग एक ही सिगरेट को देख सकते हैं और एक को धूम्रपान करने की इच्छा होती है जबकि दूसरे को गंध से घृणा होती है। आपकी भविष्यवाणी के आधार पर एक ही संकेत एक अच्छी आदत या बुरी आदत को जन्म दे सकता है। आपकी आदतों का कारण वास्तव में उनसे पहले की गई भविष्यवाणी है। ये पूर्वानुमान भावनाओं को जन्म देते हैं, जिसे हम आमतौर पर लालसा का वर्णन करते हैं, एक भावना, एक इच्छा, एक आग्रह। भावनाएं हमारे द्वारा देखे जाने वाले संकेतों और हमारे द्वारा की गई भविष्यवाणियों को एक संकेत में बदल देती हैं जिसे हम लागू कर सकते हैं। वे ये समझाने में मदद करते हैं कि हम वर्तमान में क्या महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आप अभी कितना गर्म या ठंडा महसूस कर रहे हैं। यदि तापमान 1 डिग्री गिरता है तो आप शायद कुछ नहीं करेंगे। हालांकि यदि तापमान 10 डिग्री गिरता है तो आपको ठंड लगेगी और आप कपड़ों की एक और परत पहन लेंगे। ठंड लगना वो संकेत था जिसने आपको कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आप पूरे समय संकेतों को महसूस कर रहे थे, लेकिन ये केवल तभी होता है जब आप भविष्यवाणी करते हैं कि आप किसी अलग स्थिति में बेहतर होंगे, तब आप कार्रवाई करते हैं। लालसा वो भावना है जो कुछ कमी महसूस कराती है। यह आपकी आंतरिक स्थिति को बदलने की इच्छा है। जब तापमान गिरता है तो आपके शरीर द्वारा वर्तमान में महसूस की जा रही चीज़ों और जो वह महसूस करना चाहता है, उसके बीच एक अंतर होता है। आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी इच्छित स्थिति के बीच का यह अंतर कार्य करने का एक कारण प्रदान करता है। इच्छा वह अंतर है जहां आप अभी हैं और जहां आप भविष्य में होना चाहते हैं। यहां तक कि सबसे छोटा कार्य भी उस समय की तुलना में अलग महसूस करने की प्रेरणा से जुड़ा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या सोशल मीडिया ब्राउज करते हैं, तो आप वास्तव में आलू का चिप्स या सिगरेट या ढेर सारे लाइक नहीं चाहते हैं। आप वास्तव में अलग महसूस करना चाहते हैं। हमारी भावनाएं और संवेदनाएं हमें बताती हैं कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति में स्थिर रहना है या बदलाव करना है। वे हमें कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका तय करने में मदद करती हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया है कि जब भावनाएं और संवेदनाएं क्षीण होती हैं, तो हम वास्तव में निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। हमें इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसा कि न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो बताते हैं, ये भावना ही है जो आपको चीज़ों को अच्छा, बुरा या उदासीन के रूप में चिन्हित करने की अनुमति देती है। संक्षेप में, आप जो विशिष्ट लालसाएं महसूस करते हैं और जो आदतें आप करते हैं, वे वास्तव में आपके मूल अंतर्निहित उद्देश्यों को संबोधित करने का एक प्रयास है। जब भी कोई आदत किसी उद्देश्य को सफलतापूर्वक संबोधित करती है, तो आप उसे फिर से करने की लालसा विकसित करते हैं। समय के साथ, आप यह अनुमान लगाना सीख जाते हैं कि सोशल मीडिया चेक करने से आपको प्यार महसूस करने में मदद मिलेगी या यूट्यूब देखने से आप अपने डर को भूल जाएंगे। आदतें तब आकर्षक लगती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं और हम इस अंतर्दृष्टि का उपयोग अपने नुकसान के बजाय अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कैसे करें? आप कठिन आदतों को और अधिक आकर्षक बना सकते हैं यदि आप उन्हें सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख सकते हैं। कभी-कभी आपको बस थोड़ा सा मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, हम अक्सर एक निश्चित दिन में हमें जो कुछ भी करना है, उसके बारे में बात करते हैं। आपको काम के लिए जल्दी उठना है। आपको अपने व्यवसाय के लिए एक और बिक्री कॉल करनी है। आपको अपने परिवार के लिए रात का खाना बनाना है। अब सिर्फ एक शब्द बदलने की कल्पना करें। आपको करना नहीं है, आपको करना है। आपको काम के लिए जल्दी उठना है। आपको अपने व्यवसाय के लिए एक और बिक्री कॉल करनी है। आपको अपने परिवार के लिए रात का खाना बनाना है। सिर्फ एक शब्द बदलने से आप प्रत्येक घटना को देखने के तरीके को बदल देते हैं।
आप इन व्यवहारों को बोझ के रूप में देखने से हटकर उन्हें अवसरों में बदल देते हैं। मुख्य बात यह है कि वास्तविकता के दोनों संस्करण सत्य हैं। आपको वे काम करने हैं और आपको उन्हें करने का मौका भी मिलता है। हम जो भी मानसिकता चुनते हैं उसके लिए हम सबूत पा सकते हैं। मैंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी सुनी जो व्हीलचेयर का उपयोग करता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीमित रहना मुश्किल है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अपनी व्हीलचेयर तक सीमित नहीं हूँ, मैं इससे मुक्त हूँ। अगर मेरी व्हीलचेयर नहीं होती तो मैं बिस्तर पर बंधा होता और कभी घर से बाहर नहीं निकल पाता। नजरिए में इस बदलाव ने उनके हर दिन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अपनी आदतों को उनकी कमियों के बजाय उनके लाभों को उजागर करने के लिए फिर से तैयार करना आपके दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने और आदत को अधिक आकर्षक बनाने का एक तेज और हल्का तरीका है। व्यायाम करें। बहुत से लोग व्यायाम को एक चुनौतीपूर्ण कार्य मानते हैं जो ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपको थका देता है। आप इसे कौशल विकसित करने और खुद को मजबूत बनाने के तरीके के रूप में भी देख सकते हैं। खुद से ये कहने के बजाय कि मुझे सुबह दौड़ने जाना है, कहें, ये सहनशक्ति बढ़ाने और तेज होने का समय है। वित्त। पैसे बचाना अक्सर त्याग से जुड़ा होता है। हालांकि आप इसे सीमाओं के बजाय स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं यदि आप एक सरल सत्य को समझते हैं। अपने वर्तमान साधनों से कम खर्च करने से आपके भविष्य के साधन बढ़ते हैं। इस महीने आप जो पैसा बचाते हैं वो अगले महीने आपकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान। जिसने भी 3 सेकंड से अधिक समय तक ध्यान करने की कोशिश की है वो जानता है कि जब अगला विकर्षण अनिवार्य रूप से आपके दिमाग में आता है तो ये कितना निराशाजनक हो सकता है। आप निराशा को खुशी में बदल सकते हैं जब आपको पता चलता है कि प्रत्येक व्यवधान आपको अपनी सांस पर वापस लौटने का अभ्यास करने का मौका देता है। विकर्षण एक अच्छी चीज है क्योंकि आपको ध्यान का अभ्यास करने के लिए विकर्षणों की आवश्यकता होती है। प्री-गेम घबराहट। कई लोग किसी बड़ी प्रस्तुति देने या किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने से पहले बेचैनी महसूस करते हैं। उन्हें तेज सांस लेने, तेज हृदय गति, बढ़ी हुई उत्तेजना का अनुभव होता है। अगर हम इन भावनाओं को नकारात्मक रूप से समझते हैं तो हम खतरे में पड़ जाते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम इन भावनाओं को सकारात्मक रूप से समझते हैं तो हम तरलता और शालीनता के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आप, मैं घबराया हुआ हूँ, को मैं उत्साहित हूँ और मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए एड्रेनालाइन रश मिल रहा है, में बदल सकते हैं। ये छोटे छोटे माइंडसेट बदलाव जादू नहीं है, लेकिन ये आपकी किसी खास आदत या परिस्थिति से जुड़ी भावनाओं को बदलने में मदद कर सकते हैं। अगर आप इसे एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं तो आप एक प्रेरणा अनुष्ठान बना सकते हैं। आप बस अपनी आदतों को किसी ऐसी चीज से जोड़ने का अभ्यास करें जिसका आप आनंद लेते हैं। फिर जब भी आपको थोड़ी प्रेरणा की जरूरत हो आप उस संकेत का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा सेक्स करने से पहले एक ही गाना बजाते हैं तो आप संगीत को सेक्स से जोड़ना शुरू कर देंगे। जब भी आप मूड में आना चाहें तो बस प्ले बटन दबाएं। पिट्सबर्ग के एक बॉक्सर और लेखक एड लैटिमो को अनजाने में इसी तरह की रणनीति से फायदा हुआ। अजीब एहसास, उन्होंने लिखा। लिखते समय हेडफोन लगाने से ही मेरा ध्यान और एकाग्रता बढ़ जाती है। मुझे कोई संगीत बजाने की जरूरत नहीं है, बिना ये जाने कि वो खुद को कंडीशन कर रहा था। शुरुआत में उसने अपने हेडफोन लगाए, कुछ ऐसा संगीत बजाया जो उसे पसंद था और ध्यान केंद्रित करके काम किया। 5, 10, 20 बार ऐसा करने के बाद हेडफोन लगाना एक संकेत बन गया जिसे उसने अपने आप ही बढ़े हुए ध्यान के साथ जोड़ लिया। ये लालसा स्वाभाविक रूप से हुई। एथलीट खुद को प्रदर्शन करने के लिए मन मस्तिष्क में लाने के लिए इसी तरह की रणनीतियों का उपयोग करते हैं। अपने बेसबॉल करियर के दौरान मैंने प्रत्येक खेल से पहले स्ट्रेचिंग और थ्रो करने की एक विशिष्ट रस्म विकसित की। पूरे क्रम में लगभग 10 मिनट लगे और मैंने इसे हर बार एक ही तरीके से किया। जबकि इसने मुझे खेलने के लिए शारीरिक रूप से तैयार किया, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मुझे सही मानसिक स्थिति में ला दिया। मैंने अपने प्रीगेम अनुष्ठान को प्रतिस्पर्धी और केंद्रित महसूस करने के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। भले ही मैं पहले से प्रेरित ना हो, लेकिन जब तक मैं अपना अनुष्ठान पूरा करता, मैं गेम मोड में आ जाता। आप इस रणनीति को लगभग किसी भी उद्देश्य के लिए अपना सकते हैं। मान लीजिए कि आप सामान्य रूप से खुश महसूस करना चाहते हैं।
कुछ ऐसा खोजें जो आपको सच में खुश करे, जैसे अपने कुत्ते को सहलाना या बबल बाथ लेना, और फिर एक छोटी दिनचर्या बनाएं जिसे आप हर बार उस काम को करने से पहले करें जो आपको पसंद है। हो सकता है कि आप 3 गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। 3 गहरी सांसें लें, मुस्कुराएं, कुत्ते को सहलाएं, दोहराएं। आखिरकार, आप इस सांस लेने और मुस्कुराने की दिनचर्या को अच्छे मूड में होने से जोड़ना शुरू कर देंगे। यह एक संकेत बन जाता है जिसका मतलब है खुश महसूस करना। एक बार स्थापित होने के बाद आप इसे कभी भी तोड़ सकते हैं जब आपको अपनी भावनात्मक स्थिति बदलने की आवश्यकता हो। काम पर तनाव, 3 गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। जीवन से दुखी हैं, 3 गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। एक बार आदत बन जाने के बाद संकेत लालसा को प्रेरित कर सकता है, भले ही इसका मूल स्थिति से कोई लेना देना ना हो। अपनी बुरी आदतों के कारणों को खोजने और उन्हें ठीक करने की कुंजी उनके बारे में आपके संबंधों को फिर से तैयार करना है। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी भविष्यवाणियों को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, तो आप एक कठिन आदत को एक आकर्षक आदत में बदल सकते हैं। अध्याय सारांश। व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उल्टा अर्थ है इसे अनाकर्षक बनाना। हर व्यवहार में सतही स्तर की लालसा और एक गहरा अंतर्निहित उद्देश्य होता है। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं के आधुनिक समाधान हैं। आपकी आदतों का कारण वास्तव में उनसे पहले की भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी एक भावना की ओर ले जाती है। बुरी आदत से बचने के लाभों को उजागर करें ताकि यह अनाकर्षक लगे। जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो आदतें आकर्षक लगती हैं। धीरे धीरे चलें, लेकिन कभी पीछे न मुड़ें। कक्षा के पहले दिन फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जेरी उल्समैन ने अपने फिल्म फोटोग्राफी के छात्रों को 2 समूहों में विभाजित किया। उन्होंने बताया कि कक्षा के बाईं ओर के सभी लोग मात्रा समूह में होंगे। उन्हें केवल उनके द्वारा किए गए काम की मात्रा के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। कक्षा के अंतिम दिन वे प्रत्येक छात्र द्वारा प्रस्तुत फोटो की संख्या का मिलान करेंगे। 100 फोटो को A, 90 फोटो को B, 80 फोटो को C और इसी तरह आगे भी रेटिंग दी जाएगी। इस बीच कमरे के दाईं ओर के सभी लोग गुणवत्ता समूह में होंगे। उन्हें केवल उनके काम की उत्कृष्टता के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। उन्हें सेमेस्टर के दौरान केवल एक फोटो बनाने की आवश्यकता होगी, लेकिन अब प्राप्त करने के लिए ये लगभग पूर्ण छवि होनी चाहिए। अवधि के अंत में उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी बेहतरीन फोटो मात्रा समूह द्वारा बनाई गई थी। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फोटो लेने, रचना और प्रकाश व्यवस्था के साथ प्रयोग करने, डार्करूम में विभिन्न तरीकों का परीक्षण करने और अपनी गलतियों से सीखने में व्यस्त थे। सैकड़ों फोटो बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने अपने कौशल को निखारा। इस बीच गुणवत्ता समूह पूर्णता के बारे में अटकलें लगाता रहा। अंत में उनके पास असत्यापित सिद्धांतों और एक औसत दर्जे की फोटो के अलावा अपने प्रयासों के लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं था। बदलाव के लिए इष्टतम योजना खोजने की कोशिश में फंस जाना आसान है। वजन कम करने का सबसे तेज तरीका, मांसपेशियों को बनाने का सबसे अच्छा कार्यक्रम, साइड हसल के लिए एकदम सही विचार। हम सबसे अच्छा तरीका खोजने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम कभी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसा कि वोल्टेयर ने एक बार लिखा था, सबसे अच्छा अच्छे का दुश्मन है। मैं इसे गति में होने और कार्रवाई करने के बीच के अंतर के रूप में संदर्भित करता हूँ। ये दोनों विचार समान लगते हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। जब आप गति में होते हैं तो आप योजना बना रहे होते हैं, रणनीति बना रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। ये सभी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये कोई परिणाम नहीं देते। दूसरी ओर, कार्रवाई एक प्रकार का व्यवहार है जो परिणाम देगा। अगर मैं उन लेखों के लिए 20 विचारों की रूपरेखा तैयार करता हूं जिन्हें मैं लिखना चाहता हूं, तो वो गति है। अगर मैं वास्तव में बैठकर एक लेख लिखता हूं, तो वो कार्रवाई है। अगर मैं बेहतर आहार योजना की खोज करता हूं और उस विषय पर कुछ किताबें पढ़ता हूं, तो वो गति है। अगर मैं वास्तव में स्वस्थ भोजन खाता हूं, तो वो कार्रवाई है। कभी कभी गति उपयोगी होती है, लेकिन ये कभी भी अपने आप कोई परिणाम नहीं देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार व्यक्तिगत प्रशिक्षक से बात करते हैं, वो गति आपको कभी भी आकार में नहीं लाएगी। केवल कसरत करने की क्रिया ही वो परिणाम देगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर गति से परिणाम नहीं मिलते, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वास्तव में योजना बनाने या अधिक सीखने की आवश्यकता होती है।
लेकिन अधिकतर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गति हमें यह महसूस कराती है कि हम विफलता के जोखिम के बिना प्रगति कर रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग आलोचना से बचने में माहिर हैं। असफल होना या सार्वजनिक रूप से आलोचना का शिकार होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम ऐसी स्थितियों से बचते हैं जहां ऐसा हो सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आप कार्रवाई करने के बजाय गति में आ जाते हैं। आप विफलता को टालना चाहते हैं। गति में रहना और खुद को यह विश्वास दिलाना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं, मैं अभी 4 संभावित ग्राहकों से बातचीत कर रहा हूं। यह अच्छा है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। या मैंने उस किताब के लिए कुछ विचारों पर विचार विमर्श किया है जिसे मैं लिखना चाहता हूं। यह एक साथ आ रहा है। गति से आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप बस कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। जब तैयारी टालमटोल का एक रूप बन जाती है तो आपको कुछ बदलने की जरूरत होती है। आप सिर्फ योजना नहीं बनाना चाहते, आपको अभ्यास करना चाहिए। अगर आप किसी आदत में महारत हासिल करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप दोहराव से शुरुआत करें, पूर्णता से नहीं। आपको किसी नई आदत की हर विशेषता को मैप करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसका अभ्यास करने की जरूरत है। ये तीसरे नियम का पहला सबक है, आपको बस अपने दोहराव की जरूरत है। नई आदत बनाने में वास्तव में कितना समय लगता है? आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवहार दोहराव के माध्यम से उत्तरोत्तर अधिक स्वचालित हो जाता है। जितना अधिक आप किसी गतिविधि को दोहराते हैं, उतना ही आपके मस्तिष्क की संरचना उस गतिविधि में कुशल बनने के लिए बदलती है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे दीर्घकालिक पोटेंशिएशन कहते हैं, जो गतिविधि के हाल के पैटर्न के आधार पर मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत करने को संदर्भित करता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ सेल टू सेल सिग्नलिंग में सुधार होता है और तंत्रिका कनेक्शन मजबूत होते हैं। 1949 में न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब द्वारा पहली बार वर्णित इस घटना को आमतौर पर हेब के नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर करते हैं, एक साथ तार करते हैं। आदत को दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन होते हैं। संगीतकारों में सेरेबेलम गिटार स्ट्रिंग को बजाने या वायलिन धनुष खींचने जैसी शारीरिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण गैर संगीतकारों की तुलना में बड़ा होता है। गणितज्ञों ने इस बीच अवर पार्श्विका लोब्यूल में ग्रे मैटर बढ़ाया है, जो गणना और गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आकार सीधे तौर पर क्षेत्र में बिताए गए समय से संबंधित है। गणितज्ञ जितना पुराना और अनुभवी होगा, ग्रे मैटर में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। जब वैज्ञानिकों ने लंदन में टैक्सी चालकों के मस्तिष्क का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो स्थानिक स्मृति में शामिल है, गैर टैक्सी चालकों की तुलना में उनके विषयों में काफी बड़ा था। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि जब कोई चालक सेवानिवृत्त होता है तो हिप्पोकैम्पस का आकार कम हो जाता है। नियमित भार प्रशिक्षण के प्रति शरीर की मांसपेशियों की तरह मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र उपयोग किए जाने पर अनुकूलित हो जाते हैं और छोड़े जाने पर क्षीण हो जाते हैं। बेशक, आदतें स्थापित करने में दोहराव के महत्व को न्यूरोसाइंटिस्टों द्वारा खोजबीन शुरू करने से बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। 1860 में अंग्रेजी दार्शनिक जॉर्ज एच. लुईस ने कहा, एक नई भाषा बोलना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना या अपरिचित हरकतें करना सीखने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि प्रत्येक संवेदना को जिस चैनल से गुजरना होता है वह स्थापित नहीं हुआ होता है। लेकिन जैसे ही बार बार दोहराव से कोई रास्ता निकलता है, ये कठिनाई गायब हो जाती है। क्रियाएं इतनी स्वचालित हो जाती हैं कि उन्हें तब भी किया जा सकता है जब मन किसी और काम में लगा हो। सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक प्रमाण दोनों सहमत हैं, दोहराव परिवर्तन का एक रूप है। हर बार जब आप कोई क्रिया दोहराते हैं तो आप उस आदत से जुड़े एक विशेष तंत्रिका सर्किट को सक्रिय कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि बस अपने दोहराव को शामिल करना एक नई आदत को एनकोड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यही कारण है कि जिन छात्रों ने ढेर सारी तस्वीरें ली, उन्होंने अपने कौशल में सुधार किया, जबकि जो लोग केवल सही तस्वीरों के बारे में सिद्धांत बनाते थे, वे ऐसा नहीं कर पाए। एक समूह सक्रिय अभ्यास में लगा हुआ था, दूसरा निष्क्रिय सीखने में। एक क्रिया में, दूसरा गति में। सभी आदतें प्रयासपूर्ण अभ्यास से स्वचालित व्यवहार तक एक समान प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती हैं, एक प्रक्रिया जिसे स्वचालितता के रूप में जाना जाता है। स्वचालितता बिना सोचे समझे व्यवहार करने की क्षमता है। आदत रेखा।
अगले पेज पर आप देखेंगे कि जब शोधकर्ता हर दिन 10 मिनट चलने जैसी वास्तविक आदत के लिए स्वचालितता के स्तर को ट्रैक करते हैं तो ये कैसा दिखता है। इन चार्टों का आकार, जिसे वैज्ञानिक लर्निंग कर्व कहते हैं, व्यवहार परिवर्तन के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करता है। आदतें समय के आधार पर नहीं, बल्कि आवृत्ति के आधार पर बनती हैं। प्रतिदिन 10 मिनट पैदल चलें। सबसे आम सवालों में से एक जो मैं सुनता हूँ वो है, एक नई आदत बनाने में कितना समय लगता है? लेकिन लोगों को वास्तव में ये पूछना चाहिए, एक नई आदत बनाने में कितने समय लगते हैं? यानी एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए कितने दोहराव की आवश्यकता होती है? आदत बनाने के मामले में समय बीतने में कोई जादू नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 दिन हो गए हैं या 30 दिन या 300 दिन। जो मायने रखता है वो ये है कि आप किस दर से व्यवहार करते हैं। आप 30 दिनों में 2 बार या 200 बार कुछ कर सकते हैं। यह आवृत्ति है जो अंतर पैदा करती है। आपकी मौजूदा आदतें सैकड़ों, यदि हजारों नहीं, दोहराव के दौरान आंतरिक हो गई हैं। नई आदतों के लिए समान स्तर की आवृत्ति की आवश्यकता होती है। आपको तब तक पर्याप्त सफल प्रयासों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है जब तक कि व्यवहार आपके दिमाग में दृढ़ता से समाहित न हो जाए और आप आदत रेखा को पार न कर लें। व्यवहार में ये वास्तव में मायने नहीं रखता कि आदत को स्वचालित बनने में कितना समय लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रगति करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कोई कार्रवाई पूरी तरह से स्वचालित है या नहीं, ये कम महत्वपूर्ण है। आदत बनाने के लिए आपको उसका अभ्यास करना होगा, और अभ्यास को सफल बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का पालन करना। इसे आसान बनाएं। आगे आने वाले अध्याय आपको दिखाएंगे कि यह कैसे करना है। अध्याय सारांश। व्यवहार परिवर्तन का तीसरा नियम इसे आसान बनाना है। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका अभ्यास है, योजना बनाना नहीं। गति में बने रहने के बजाय कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करें। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवहार पुनरावृत्ति के माध्यम से उत्तरोत्तर अधिक स्वचालित हो जाता है। आपने कितनी बार कोई आदत अपनाई है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपने उसे कितनी बार निभाया है। न्यूनतम प्रयास का नियम। अपनी पुरस्कार विजेता पुस्तक गन्स, जर्म्स एंड स्टील में मानव विज्ञानी और जीव विज्ञानी जैरेड डायमंड एक सरल तथ्य बताते हैं। विभिन्न महाद्वीपों के अलग अलग आकार हैं। पहली नज़र में ये कथन स्पष्ट और महत्वहीन लगता है, लेकिन यह मानव व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। अमेरिका की प्राथमिक धुरी उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका का भूभाग चौड़ा और मोटा होने के बजाय लंबा और पतला होता है। अफ्रीका के लिए भी यही सच है। इस बीच यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को बनाने वाला भूभाग इसके विपरीत है। भूमि का यह विशाल विस्तार आकार में अधिक पूर्व पश्चिम की ओर है। डायमंड के अनुसार आकार में इस अंतर ने सदियों से कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कृषि दुनिया भर में फैलने लगी तो किसानों के लिए उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम मार्गों पर विस्तार करना आसान था। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान अक्षांश पर स्थित स्थानों में आमतौर पर समान जलवायु, सूर्य की रोशनी और वर्षा की मात्रा और मौसम में परिवर्तन होते हैं। इन कारकों ने यूरोप और एशिया के किसानों को कुछ फसलों को पालतू बनाने और फ्रांस से चीन तक की पूरी भूमि पर उन्हें उगाने की अनुमति दी। मानव व्यवहार का स्वरूप। तुलना करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर जलवायु में बहुत अंतर होता है। कल्पना करें कि फ्लोरिडा में मौसम कनाडा की तुलना में कितना अलग है। आप दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली किसान हो सकते हैं, लेकिन यह आपको कनाडा की सर्दियों में फ्लोरिडा के संतरे उगाने में मदद नहीं करेगा। बर्फ मिट्टी का एक खराब विकल्प है। उत्तर दक्षिण मार्गों पर फसलों को फैलाने के लिए किसानों को जलवायु परिवर्तन होने पर नए पौधे खोजने और उन्हें पालतू बनाने की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप एशिया और यूरोप में कृषि अमेरिका के ऊपर और नीचे की तुलना में 2 से 3 गुना तेजी से फैली। सदियों की अवधि में इस छोटे से अंतर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि ने अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि की अनुमति दी। अधिक लोगों के साथ ये संस्कृतियां अधिक मजबूत सेनाएं बनाने में सक्षम थीं और नई तकनीकों को विकसित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित थीं। परिवर्तन छोटे से शुरू हुए, एक फसल जो थोड़ी दूर तक फैली, एक आबादी जो थोड़ी तेजी से बढ़ी लेकिन समय के साथ पर्याप्त अंतर में बदल गई।
कृषि का प्रसार वैश्विक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का एक उदाहरण प्रदान करता है। पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि प्रेरणा आदत बदलने की कुंजी है। हो सकता है कि अगर आप वास्तव में ऐसा चाहते तो आप वास्तव में ऐसा करते। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी असली प्रेरणा आलसी होना और वही करना है जो सुविधाजनक हो। और नवीनतम उत्पादकता बेस्टसेलर आपको जो भी बताए, उसके बावजूद यह एक स्मार्ट रणनीति है, बेवकूफ़ी नहीं। ऊर्जा अनमोल है और मस्तिष्क इसे यथासंभव संरक्षित करने के लिए तैयार है। न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करना मानव स्वभाव है, जो कहता है कि दो समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर आकर्षित होंगे जिसमें कम से कम काम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अपने खेत को पूर्व की ओर फैलाना जहां आप वही फसल उगा सकते हैं, बजाय उत्तर की ओर जाने के जहां जलवायु अलग है। हम जितने भी संभावित कार्य कर सकते हैं, उनमें से वह कार्य है जो कम से कम प्रयास में सबसे अधिक मूल्य प्रदान करता है। हम वह करने के लिए प्रेरित होते हैं जो आसान है। हर कार्य के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसके होने की संभावना उतनी ही कम होगी। यदि आपका लक्ष्य प्रतिदिन 100 पुशअप करना है, तो ये बहुत अधिक ऊर्जा है। शुरुआत में जब आप प्रेरित और उत्साहित होते हैं, तो आप शुरू करने के लिए ताकत जुटा सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद इतना बड़ा प्रयास थका देने वाला लगता है। इस बीच प्रतिदिन एक पुशअप करने की आदत को शुरू करने के लिए लगभग किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और जितनी कम ऊर्जा की आदत की आवश्यकता होती है, उतनी ही अधिक संभावना है कि यह आदत बन जाए। किसी भी ऐसे व्यवहार पर नज़र डालें जो आपके जीवन का अधिकांश हिस्सा भर देता है और आप देखेंगे कि इसे बहुत कम प्रेरणा के साथ किया जा सकता है। हमारे फ़ोन पर स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करना और टेलीविज़न देखना जैसी आदतें हमारा बहुत समय चुरा लेती हैं क्योंकि इन्हें लगभग बिना किसी प्रयास के किया जा सकता है। वे उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक हैं। एक अर्थ में, हर आदत बस वह पाने में बाधा है जो आप वास्तव में चाहते हैं। डाइटिंग फिट होने में बाधा है। ध्यान शांत महसूस करने में बाधा है। जर्नलिंग स्पष्ट रूप से सोचने में बाधा है। आप वास्तव में आदत नहीं चाहते हैं। आप वास्तव में जो चाहते हैं वो परिणाम है जो आदत प्रदान करती है। बाधा जितनी बड़ी होगी यानी आदत जितनी कठिन होगी, आपके और आपकी इच्छित अंतिम स्थिति के बीच उतना ही अधिक घर्षण होगा। यही कारण है कि अपनी आदतों को इतना आसान बनाना ज़रूरी है कि आप उन्हें तब भी अपनाएं जब आपका मन न हो। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को ज़्यादा सुविधाजनक बना सकते हैं, तो आप उनका पालन करने की ज़्यादा संभावना रखेंगे। लेकिन उन सभी पलों के बारे में क्या जब हम इसके विपरीत करते दिखते हैं? अगर हम सभी इतने आलसी हैं, तो आप लोगों को बच्चे की परवरिश या व्यवसाय शुरू करने या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसे कठिन कामों को पूरा करने के लिए कैसे समझाएंगे? निश्चित रूप से, आप बहुत कठिन काम करने में सक्षम हैं। समस्या यह है कि कुछ दिन आपको कठिन काम करने का मन करता है और कुछ दिन आपको हार मानने का मन करता है। कठिन दिनों में आपके पक्ष में काम करने के लिए जितनी संभव हो उतनी चीजें होना महत्वपूर्ण है ताकि आप जीवन में स्वाभाविक रूप से आने वाली चुनौतियों से पार पा सकें। आप जितना कम संघर्ष का सामना करेंगे, आपके लिए मजबूत व्यक्तित्व का उभरना उतना ही आसान होगा। इसे आसान बनाने के पीछे का विचार केवल आसान काम करना नहीं है। विचार यह है कि इस समय जितना संभव हो उतना आसान काम करना है ताकि लंबे समय में लाभ मिल सके। कम प्रयास से अधिक कैसे प्राप्त करें? कल्पना करें कि आप एक बगीचे की नली पकड़ रहे हैं जो बीच में मुड़ी हुई है। थोड़ा पानी बह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप नली से पानी के गुजरने की दर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प वाल्व को ऊपर उठाना और ज्यादा पानी को बाहर निकालना है। दूसरा विकल्प बस नली में मोड़ को हटाना और पानी को स्वाभाविक रूप से बहने देना है। एक कठिन आदत के साथ बने रहने के लिए अपनी प्रेरणा को बढ़ाने की कोशिश करना एक मुड़ी हुई नली से पानी को जबरन बाहर निकालने की कोशिश करने जैसा है। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत होती है और इससे आपके जीवन में तनाव बढ़ता है। इस बीच अपनी आदतों को सरल और आसान बनाना नली में मोड़ को हटाने जैसा है। अपने जीवन में घर्षण को दूर करने की कोशिश करने के बजाय आप इसे कम करते हैं। अपनी आदतों से जुड़े घर्षण को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक पर्यावरण डिजाइन का अभ्यास करना है। अध्याय 6 में हमने संकेतों को अधिक स्पष्ट बनाने के तरीके के रूप में पर्यावरण डिजाइन पर चर्चा की,
लेकिन आप अपने पर्यावरण को अनुकूलित करके कार्यों को आसान भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब ये तय करना हो कि नई आदत कहाँ अपनानी है, तो ऐसी जगह चुनना सबसे अच्छा है जो पहले से ही आपकी दिनचर्या के रास्ते पर हो। आदतें तब बनाना आसान होता है जब वे आपके जीवन के प्रवाह में फिट हो जाती हैं। अगर जिम आपके काम के रास्ते में है तो आपके वहां जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वहां रुकने से आपकी जीवनशैली में ज्यादा तनाव नहीं आता। तुलना करें तो अगर जिम आपके सामान्य आवागमन के रास्ते से दूर है, भले ही बस कुछ ब्लॉक दूर हो, तो अब आप वहां जाने के लिए अपने रास्ते से हटकर जा रहे हैं। शायद इससे भी ज्यादा कारगर है अपने घर या दफ्तर में घर्षण को कम करना। अक्सर हम उच्च घर्षण वाले वातावरण में आदतें शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों के साथ डिनर पर जाते समय सख्त आहार का पालन करने की कोशिश करते हैं। हम अस्त व्यस्त घर में किताब लिखने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान भटकाने वाले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होना जरूरी नहीं है। हम घर्षण के उन बिंदुओं को हटा सकते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। यह वही है जो जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने 1970 के दशक में करना शुरू किया था। न्यूयॉर्कर में बेटर ऑल द टाइम शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में जेम्स सरोविकी लिखते हैं, जापानी फर्मों ने लीन प्रोडक्शन के रूप में जाने जाने वाले काम पर जोर दिया। उत्पादन प्रक्रिया से सभी तरह के कचरे को हटाने के लिए लगातार काम किया, कार्यस्थलों को फिर से डिजाइन किया ताकि श्रमिकों को अपने औजारों तक पहुंचने के लिए मुड़ने घुमाने में समय बर्बाद न करना पड़े। इसका नतीजा ये हुआ कि जापानी कारखाने ज्यादा कुशल थे और जापानी उत्पाद अमेरिकी लोगों की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय थे। 1974 में अमेरिकी निर्मित रंगीन टेलीविजन के लिए सेवा कॉल जापानी टेलीविजन के लिए 5 गुना आम थे। 1979 तक अमेरिकी श्रमिकों को अपने सेट को इकट्ठा करने में 3 गुना समय लगा। मैं इस रणनीति को घटाव द्वारा जोड़ के रूप में संदर्भित करना पसंद करता हूँ। जापानी कंपनियों ने विनिर्माण प्रक्रिया में घर्षण के हर बिंदु की तलाश की और उसे समाप्त कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने व्यर्थ प्रयास घटाए, उन्होंने ग्राहकों और राजस्व को जोड़ा। इसी तरह, जब हम घर्षण के उन बिंदुओं को हटाते हैं जो हमारे समय और ऊर्जा को नष्ट करते हैं, तो हम कम प्रयास से अधिक हासिल कर सकते हैं। यह एक कारण है कि साफ सफाई करना इतना अच्छा लग सकता है। हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पर्यावरण द्वारा हम पर डाले जाने वाले संज्ञानात्मक भार को हल्का कर रहे हैं। यदि आप सबसे अधिक आदत बनाने वाले उत्पादों को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इन वस्तुओं और सेवाओं में से एक सबसे अच्छा काम आपके जीवन से घर्षण के छोटे छोटे अंशों को दूर करना है। भोजन वितरण सेवाएं किराने का सामान खरीदने के घर्षण को कम करती हैं। डेटिंग ऐप सामाजिक परिचय बनाने के घर्षण को कम करते हैं। राइड शेयरिंग सेवाएं शहर भर में जाने के घर्षण को कम करती हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग मेल में पत्र भेजने के घर्षण को कम करती है। जैसे एक जापानी टेलीविजन निर्माता अपने कार्यस्थल को फिर से डिजाइन करता है ताकि बेकार की हरकतों को कम किया जा सके, वैसे ही सफल कंपनियां अपने उत्पादों को यथासंभव स्वचालित, समाप्त या सरल बनाने के लिए डिजाइन करती हैं। वे प्रत्येक फॉर्म पर फील्ड की संख्या कम कर देते हैं। वे खाता बनाने के लिए आवश्यक क्लिक की संख्या कम कर देते हैं। वे अपने उत्पादों को आसानी से समझने योग्य निर्देशों के साथ वितरित करते हैं या अपने ग्राहकों से कम विकल्प चुनने के लिए कहते हैं। जब पहली बार वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर रिलीज हुए, गूगल होम, Amazon Echo और एप्पल होम पॉड जैसे उत्पाद, मैंने एक मित्र से पूछा कि उसे खरीदे गए उत्पाद में क्या पसंद आया। उसने कहा कि कुछ देशी संगीत बजाओ कहना अपने फोन को निकालने, संगीत ऐप खोलने और प्लेलिस्ट चुनने से ज्यादा आसान था। बेशक, कुछ साल पहले अपनी जेब में संगीत तक असीमित पहुंच होना स्टोर पर जाकर सीडी खरीदने की तुलना में काफी सहज व्यवहार था। व्यवसाय एक ऐसा अंतहीन प्रयास है जो आसान तरीके से समान परिणाम देता है। सरकारों द्वारा भी इसी तरह की रणनीतियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। जब ब्रिटिश सरकार कर संग्रह दरों में वृद्धि करना चाहती थी, तो उन्होंने नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने से स्विच किया जहां कर फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता था और सीधे फॉर्म से लिंक किया जा सकता था। प्रक्रिया में उस एक चरण को कम करने से प्रतिक्रिया दर 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। यूनाइटेड किंगडम जैसे देश के लिए वे प्रतिशत अंक कर राजस्व में लाखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय विचार एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सही काम करना जितना संभव हो सके उतना आसान हो।
बेहतर आदतें बनाने की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा हमारी अच्छी आदतों से जुड़े घर्षण को कम करने और हमारी बुरी आदतों से जुड़े घर्षण को बढ़ाने के तरीके खोजने पर निर्भर करता है। भविष्य में उपयोग के लिए पर्यावरण को तैयार करें। ओसवाल्ड निकोल्स मिसिसिपी के नैचेस से एक आईटी डेवलपर हैं। वे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने वातावरण को बेहतर बनाने की शक्ति को समझते हैं। निकोल्स ने अपनी सफाई की आदतों को एक रणनीति का पालन करके डायल किया जिसे वे कमरे को रीसेट करना कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे टीवी देखना समाप्त करते हैं तो वे रिमोट को टीवी स्टैंड पर वापस रख देते हैं, सोफे पर तकिए व्यवस्थित करते हैं और कंबल को मोड़ देते हैं। जब वे अपनी कार छोड़ते हैं तो वे सारा कचरा फेंक देते हैं। जब भी वे नहाते हैं तो वे शॉवर के गर्म होने के दौरान शौचालय को पोंछते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, शौचालय को साफ करने का सही समय वैसे भी शॉवर में खुद को धोने से ठीक पहले होता है। प्रत्येक कमरे को रीसेट करने का उद्देश्य केवल अंतिम क्रिया के बाद सफाई करना नहीं है, बल्कि अगली क्रिया के लिए तैयार करना है। निकोल्स ने लिखा, जब मैं किसी कमरे में जाता हूं तो सब कुछ अपनी सही जगह पर होता है। क्योंकि मैं हर कमरे में हर दिन ऐसा करता हूं, इसलिए सामान हमेशा अच्छी स्थिति में रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मैं वास्तव में बहुत आलसी हूं। मैं बस सक्रिय रूप से आलसी हूं। यह आपको बहुत सारा समय वापस देता है। जब भी आप किसी स्थान को उसके इच्छित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित करते हैं तो आप उसे अगली कार्रवाई को आसान बनाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी पत्नी ग्रीटिंग कार्ड का एक डिब्बा रखती है जो अवसर के अनुसार पहले से छांटे गए होते हैं, जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, स्नातक और भी बहुत कुछ। जब भी जरूरत होती है वो एक उपयुक्त कार्ड लेती है और उसे भेज देती है। वो कार्ड भेजना याद रखने में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है क्योंकि उसने ऐसा करने की परेशानी को कम कर दिया है। सालों तक मैं इसके विपरीत था। किसी के पास बच्चा होता था और मैं सोचता था मुझे कार्ड भेजना चाहिए, लेकिन फिर हफ्ते बीत जाते थे और जब तक मुझे स्टोर से कार्ड लेने की याद आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। आदत आसान नहीं थी। अपने वातावरण को तैयार करने के कई तरीके हैं ताकि यह तुरंत उपयोग के लिए तैयार हो। यदि आप एक स्वस्थ नाश्ता बनाना चाहते हैं तो स्टोव पर कड़ाही रखें, काउंटर पर कुकिंग स्प्रे रखें और रात को जरूरत पड़ने वाली सभी प्लेट और बर्तन बाहर रख दें। जब आप जागेंगे तो नाश्ता बनाना आसान होगा। और भी चित्र बनाना चाहते हैं? अपनी पेंसिल, पेन, नोटबुक और ड्राइंग टूल को अपनी डेस्क के ऊपर आसानी से पहुंच में रखें। व्यायाम करना चाहते हैं? अपने वर्कआउट के कपड़े, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से ही तैयार रखें। अपने आहार में सुधार करना चाहते हैं? सप्ताहांत पर ढेर सारे फल और सब्जियां काटें और उन्हें कंटेनर में पैक करें ताकि आपको सप्ताह के दौरान स्वस्थ खाने के लिए तैयार विकल्प आसानी से मिल सकें। ये अच्छी आदत को कम से कम प्रतिरोध का मार्ग बनाने के सरल तरीके हैं। आप इस सिद्धांत को उलट भी सकते हैं और बुरे व्यवहार को मुश्किल बनाने के लिए माहौल तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं तो हर बार इस्तेमाल के बाद इसे अनप्लग कर दें। इसे तभी वापस प्लग करें जब आप जोर से उस शो का नाम बोल सकें जिसे आप देखना चाहते हैं। ये सेटअप दिमागी तौर पर देखने से रोकने के लिए पर्याप्त घर्षण पैदा करता है। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो आप इसे एक कदम आगे ले जा सकते हैं। हर बार इस्तेमाल के बाद टीवी को अनप्लग करें और रिमोट से बैटरी निकाल लें ताकि इसे वापस चालू करने में 10 सेकंड का अतिरिक्त समय लगे। और अगर आप वाकई बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तो हर बार इस्तेमाल के बाद टीवी को लिविंग रूम से बाहर निकालकर कोठरी में रख दें। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप इसे तभी निकालेंगे जब आपको वाकई कुछ देखना हो। जितना ज़्यादा घर्षण होगा, आदत के खत्म होने की संभावना उतनी ही कम होगी। यह मेरे ठीक बगल में है। मैं इसे बिना किसी कारण के पूरी सुबह चेक करता रहूंगा। लेकिन जब ये दूसरे कमरे में होता है तो मैं शायद ही इसके बारे में सोचता हूँ। और घर्षण इतना अधिक होता है कि मैं बिना किसी कारण के इसे लेने नहीं जाता। परिणामस्वरूप मुझे हर सुबह 3 से 4 घंटे मिलते हैं जब मैं बिना किसी रुकावट के काम कर सकता हूँ। अगर आपको अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखना पर्याप्त नहीं लगता है तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य से कहें कि वो इसे कुछ घंटों के लिए आपसे छिपा दे। किसी सहकर्मी से कहें कि वो इसे सुबह अपने डेस्क पर रखे और दोपहर के भोजन के समय आपको वापस दे दे। यह उल्लेखनीय है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कितने कम घर्षण की आवश्यकता होती है।
जब मैं फ्रिज के पीछे बियर छिपाता हूँ जहाँ मैं इसे नहीं देख सकता, तो मैं कम पीता हूँ। जब मैं अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप हटाता हूँ, तो उन्हें फिर से डाउनलोड करने और लॉग इन करने में हफ्तों लग सकते हैं। ये तरकीबें वास्तविक लत को रोकने की संभावना नहीं रखती हैं, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए थोड़ा सा घर्षण एक अच्छी आदत के साथ बने रहने या एक बुरी आदत में फंसने के बीच का अंतर हो सकता है। कल्पना कीजिए कि इनमें से दर्जनों बदलाव करने और ऐसे माहौल में रहने के संचयी प्रभाव क्या होंगे, जो अच्छे व्यवहार को आसान और बुरे व्यवहार को कठिन बनाता है। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक, एक कोच या एक नेता के रूप में व्यवहार परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हों, हमें खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए: हम ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जहां सही काम करना आसान हो? अपने जीवन को फिर से डिजाइन करें ताकि जो काम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं वे वही काम हों जो करने में सबसे आसान हों। अध्याय सारांश। मानव व्यवहार न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर आकर्षित होंगे जिसके लिए कम से कम काम की आवश्यकता होती है। ऐसा वातावरण बनाएं जहां सही काम करना यथासंभव आसान हो। अच्छे व्यवहार से जुड़े घर्षण को कम करें। जब घर्षण कम होता है तो आदतें आसान होती हैं। बुरे व्यवहार से जुड़े घर्षण को बढ़ाएं। जब घर्षण अधिक होता है तो आदतें मुश्किल होती हैं। भविष्य की क्रियाओं को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को तैयार करें।